नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ज्योग्राफी ऑप्शनल की पूरी तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लाया है आपके लिए बिल्कुल फ्री कोर्स। उसी कड़ी में हम लोग सबसे पहले करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे जाएंगे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस यानी कि यूपीपीएससी और बीपीएससी के। तो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे पिछले 5-6 सालों के और पूरा ट्रेंड एनालाइज करेंगे कि कैसे कैसे सिलेबस को पढ़ना है यहाँ पे, और फिर पूरा कोर्स करेंगे। उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक सारी दे दी गई है आपको। वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और प्लस अपना फीडबैक कमेंट सजेशन जरूर दीजिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबा लीजिए। फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन करना है और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुशीर खान स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंस डिस्कशन सीरीज़ में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं अपने ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर्स को जो हमसे पूछे गए हैं यूपीएससी, यूपीपीएससी और बिहार पीसीएस में। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और हमारे आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, यानी कि जो हमारी पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, कुछ उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछे गए हैं पेपर्स में, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है एज यूजुअल मैप बेस, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 की जब हम बात करें तो फर्स्ट में हमसे पूछा गया मानस। मानस के बारे में ये आप सबको एक कॉमन बात पता है, मानस लोकेटेड है आसाम में और ये अपने आप में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि यूनेस्को से सर्टिफाइड भी है। साथ ही साथ मानस का एक नेशनल पार्क भी है। प्रोजेक्ट टाइगर भी यहाँ पर चलाया जा रहा है। एलिफेंट रिजर्व भी है यहाँ पर कुछ ऐसे स्पेशीज़ हैं जो काफ़ी स्पेशल भी हैं और साथ ही साथ उनको प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन के लिए काफ़ी प्रोग्राम्स यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। तो देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे स्पेशी है जो मिलता है, गोल्डन लंगूर। ठीक, एक नाम आएगा जो हमारा सेकंड स्पेशी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पिग्मी हॉग। ये कुछ पिग के टाइप का स्पेशी होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वाइल्ड वाटर बफेलो, वो भी यहीं पे मिलेगी। फिर अगर हम देखें तो देखिए, इसी मानस का जो ये हमारा नेशनल पार्क है, ये सिक्किम और कुछ इधर भूटान बॉर्डर पे हमें मिलेगा। अब देखिए, जो यहाँ पर ये हमारी नेशनल पार्क है, एलिफेंट रिजर्व है, ये राइनोसेरस का भी रीजन है। तो जैसे आपने काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में सुना होगा, तो वहाँ पर भी राइनोसेरस है, यहाँ पर भी कुछ राइनोसेरस की स्पेशीज़ हैं जो हमें मिलती हैं। तो ये इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से हमसे पूछी गई प्लेस थी जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते थे इजीली अपने 30 वर्ड्स में। देखते हैं नेक्स्ट में हमसे पूछा गया बचाऊ। बचाऊ के बारे में बहुत ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, बस इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ये एक ऐसी सिटी है जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। फिर अगर मैं बात करूँ थर्ड वन की, अमरावती, तो अमरावती ये सबको पता है कि ये हमारे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। साथ ही साथ ये काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस भी है हमारे लिए, कई सारी इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ से जुड़ी हैं। फिर अगर हम बात करें तो ये विदर्भ रीजन में है। तो अभी जब हम इनको मैप पे लोकेट करेंगे तब हम आपको एग्जैक्टली इसका लोकेशन दिखाएंगे और ये विदर्भ रीजन में आती है। फिर अगर हम फोर्थ की बात करें तो काकरापाड़ा के बारे में हम सब जानते हैं कि वहाँ पर एक 2 गीगावाट का प्रेशराइज्ड हैवी वाटर एटॉमिक पावर प्लांट लगा है। अगर हम रिवर को देखें तो रिवर जो है वो ताप्ती या फिर तापी की बात अगर हम कहें तो काकरापाड़ा पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बात की गई है हमसे। और अगर हम फिफ्थ की बात करें, खेतड़ी आप देखते हैं कि एंशिएंट टाइम से हमारे यहाँ राजस्थान में एक इम्पॉर्टेंट कॉपर माइन रही है जो कि लोकेटेड है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो माइनिंग की प्रोसेस है वो की जाती है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा। तो अब अपनी इन प्लेसेस को हम लोकेट करते हैं मैप पे। तो अपनी उन प्लेसेस को हम लोकेट करते हैं मैप के ऊपर। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं मानस की, तो देखिए मानस कुछ हमें यहाँ रीजन में मिलेगा। और ये जो मानस है ये हमारा एक कंबाइंड रीजन है। जैसे कि आप ऊपर देखें तो इधर भूटान मिलेगा हमें, तो इस भूटान में भी एक रॉयल नेशनल पार्क है, वो भी इसी के ही मानस का एक्सटेंशन माना जाता है। फिर अगर हम सेकंड की बात करें बचाऊ की, जो हमसे बचाऊ सिटी पूछी गई है, उसकी लोकेशन हम कुछ यहाँ दे सकते हैं जो हमारा गल्फ ऑफ कच्छ के पास है। और ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट भी है एक गुजरात में
और थर्डली जो हम बात करें अगर, तो ये अमरावती, यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, अमरावती। और इधर कहीं अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें मिलेगा नागपुर। तो देखिए जैसे कि वेस्टर्न घाट्स हैं, तो जो हमारी मॉनसून विंड्स हैं वो देखिए ऐसे आती हैं, ऐसे। तो इस रीजन में रेनफॉल बहुत कम हो पाती है, इसीलिए ये काफ़ी मतलब ड्राई भी है और रेन शेडो रीजन के नाम से भी इसका नाम आता है। तो ये हमारा थर्ड था जो अमरावती। फोर्थ की बात अगर करें तो देखिए आप, जैसे कि यहाँ से हमारे पास तापी चली, तो यहीं हमें पॉइंट पे मिलेगा काकरापाड़ा। फिर अगर हम फिफ्थ की बात करें यानी कि खेतड़ी की, तो खेतड़ी कुछ नियर अबाउट यहाँ हरियाणा बॉर्डर पे, यहाँ पर ये हमें खेतड़ी मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जहाँ पर हमसे 30 वर्ड्स में कुछ प्लेसेस का एक्सप्लेनेशन यानी कि जो उनके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको हमें डिस्क्राइब करना होता है और साथ ही साथ हमें उनको मैप पे भी लोकेट करना होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। एनालाइज द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड एंड कमेंट ऑन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इट्स न्यू ट्रेड पॉलिसी। भारत के विदेशी व्यापार के परिवर्तनशील प्रतिरूप का विश्लेषण कीजिए तथा देश का व्यापार नीति की प्रमुख विशेषताओं को समीक्षा कीजिए। यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया यूपीपीएससी 2014 में। अब अगर बात करें तो जो हमारी वर्तमान की विदेश व्यापार नीति है, इसका टेन्योर 2015 और 20 ऐसे रखा गया था, ठीक है। अब जैसे कि ये 5 साल के लिए विदेश व्यापार नीति आई थी, बिल्कुल ऐसे ही अगर हम देखें तो 9 to 14 यानी कि 2009 से 2014 के बीच में भी एक हमारी विदेश व्यापार नीति थी। अब जैसे मैं प्रेजेंट टाइम पे आपसे बात करूं तो देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया 2014 में, और उस समय पर भी एक नई ट्रेड पॉलिसी की बात चल रही थी और हाईलाइट में था कहीं ना कहीं, इसीलिए ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा। बिल्कुल ऐसे ही अगर आज हम अपनी बात करें तो देखिए, तो जो हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 वाली है, तो इसकी अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली 2015 से 20 की बात अगर हम कर रहे हैं, जैसे 5 सालों के लिए बात करें तो देखिए एग्जैक्टली अभी इसका नोटिफिकेशन आया है रिसेंटली कि इस पॉलिसी को अभी कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया गया है, 21 तक, यानी कि 2021 तक अभी इस पॉलिसी के ऊपर एज इट इज़ ये चलती रहेगी। तो जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, तो हमें पहले तो कुछ ये पता होना चाहिए कि है क्या, फिर हमें कुछ ऐसी बातें पता होनी चाहिए जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है हमारी कंट्री की, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट स्पेशलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँ कुछ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रेजेंट टाइम में हमारी कंट्री के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रिलेशंस लगभग वर्ल्ड की हर कंट्रीज़ के साथ हैं। बस ये ज़रूर है कि किसी कंट्री में हमारे रिलेशन ज़्यादा हैं और किसी कंट्री में हमारे रिलेशन कम हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से हम कुछ अपना शुरू कर सकते हैं। अब अगर आप देखें चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, बिल्कुल यही सिनारियो आज हमारे पास 2020 में भी देखने को मिल रहा है, यानी कि जो हमारी विदेश व्यापार की जो पॉलिसी है उसमें भी हमें कुछ चेंजेस देखने को आज मिल रहे हैं। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर हम कुछ देखें तो जैसे कि चाइना का जो हमारा शेयर है फॉरेन ट्रेड में, इसको क्या किया जा रहा है, इंक्रीज़ काफ़ी हुआ ये। अब इसे डिक्रीज़ करने के लिए कई सारे स्टेप्स और इनिशिएशंस लिए जा रहे हैं। तो जो हमारी गवर्नमेंट का फोकस है वो किधर है, यूएस की तरफ। अब हमारा जो यूएस है प्रेजेंट टाइम पे अगर मैं बात करूं तो जो इंडिया का मेजर फॉरेन ट्रेड का पार्टनर बन चुका है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। पहले क्या होता था, जो हमारा चाइना है ये नंबर 1 पे रहता था क्योंकि चाइना के साथ हमारे इंपोर्ट्स होते थे। तो मैं ये बात अभी आपको प्रेजेंट टाइम में 2020 और इस जुलाई मंथ के लिए बोल रहा हूँ। तो 2014 जिस एस्पेक्ट में ये क्वेश्चन किया गया था, तो अब अगर हम उस पर बात करें तो सबसे पहले जो हमारे इंडिया है इसमें अप्रॉक्सीमेटली ये कहा जाता है कि करीब 7 to 8,000 यानी कि 7,000 से लेकर करीब 8,000 वस्तुएं ऐसी हैं जिनका हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही अगर हम कुछ कह सकते हैं कि करीब करीब 6,000 5,500 वस्तुएं ऐसी हैं जिनका हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अब इसमें बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि हमें अपनी इंडस्ट्री को कैसे बचाना है, कैसे हमें जो हमारी जैसे कोई गुड्स हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम अगर उसको यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी रेट इतनी नहीं मिल पाएगी जितने की हमें कहीं से इंपोर्ट करने के बाद मिल रही। तो बहुत सारी ऐसी गुड्स हैं जिनका हमारी नियर बाई कंट्रीज से कुछ अच्छे रिलेशन है, तो वो गुड्स हम एज इट इज़ ही उनसे ले लेते हैं। अब अगर हम थोड़ी सी बातों को और ब्रीफ करें, यानी कि जो हमारा पिछला जब से 1991 यानी कि जब हमारा फेस आया एलपीजी का, जब से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। अब इनके जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंजेस थे वो ये कि एक तो इंपोर्ट की 1000 ऑफ गुड्स और वैरायटी ऑल ओवर द वर्ल्ड वो हमारी कंट्री में आने लगी। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम देखें तो जो हमारी कंट्री के बहुत इम्पॉर्टेंट आइटम जैसे कि लेदर के बाद लेदर गुड्स, तो जो चमड़े की वस्तुएं हैं, फिर साथ ही साथ कुछ हमारा माइनिंग या फिर ओर्स यानी कि खनिज की बात करें हम, आयरन ओर बहुत इंपॉर्टेंट है, जापान को हमारे लोग एक्सपोर्ट करते हैं हमारी कंट्री से। फिर हमारे पास कुछ केमिकल इंजीनियरिंग, फिर अगर हम देखें तो टेक्सटाइल में भी हमारे जो वर्ल्ड में जो शेयर है वो भी अराउंड 2% के आसपास है, और ये माना जाता है कि वर्ल्ड में बहुत अच्छे स्तर पे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई भी है। फिर कुछ हमारे पास मैरीन रिसोर्सेज, फिर कॉफ़ी, फिर हम बात करें तो स्पाइसेस। तो ये हमारे सबसे मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स हैं, ठीक। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि हमारी इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है। अब अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो मैक्सिमम चीज़ें जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, सबसे पहला नाम पेट्रोलियम का, फिर अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, फिर अगर हम बात करें कुछ तो मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ अगर हम बात करें तो हैवी इंडस्ट्रीज़ की या जो इक्विपमेंट्स हैं और मशीन्स हैं उनकी बात की जाए, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी फॉरेन ट्रेड का एक पैटर्न दिखाती हैं। लेकिन अभी इधर क्या हुआ, रिसेंट में हमारी कंट्री ने सर्विसेज सेक्टर को बहुत अच्छे से कवर किया है, यानी कि सर्विसेज में हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो जो मेजर हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट पार्टनर हैं उसमें हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूके, कुछ हमारी बात करें तो यूएस के साथ हमारा बहुत अच्छा सर्विस एक्सपोर्ट्स है। फिर अगर हम बात करें तो हमारे पास में कुछ जो चीज़ें हैं तो उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट है डायमंड ज्वेलरी, या फिर अगर हम बात करें तो जैसे ज्वेलरीज़ खाली मोतियों वाला। फिर अगर हम कुछ देखें तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें हमारा मेजर शेयर हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ कुछ हमारे पास ऐसी भी हिस्सेदारी है जैसे कि नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, तो यहाँ पर हम कुछ पेट्रोलियम के रिफाइंड प्रोडक्ट्स उनको भी वहाँ पर सेल आउट करते हैं। तो ये सब हमारी कुछ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत ही आता है। हमारी कंट्री में लिबरल यानी कि उदारता हमें बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलती है, क्योंकि कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हमें देखने को नहीं मिलते हैं किसी भी कंट्री से हमें कुछ इंपोर्ट करने के लिए। लेकिन जैसे हमारी कंट्री, हमारा नेबरिंग कंट्री की बात करें अगर पाकिस्तान, पहले हमारे पास इनके साथ हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशन था जो एक दर्जा था, फिर रिसेंटली हम लोगों ने इस दर्जे को भी ख़त्म कर दिया, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी ये नेबरिंग कंट्री है ये डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं बॉर्डर्स के ऊपर परेशान करती रहती है, कभी इन्फिल्ट्रेशन की प्रोसेस, कभी टेररिस्ट की प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें हमें इस कंट्री से देखने को मिलती हैं, तो इसलिए हमने इनके साथ थोड़ा सा ऐसा जो बिहेवियर है उसको अपनाया है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम बिल्कुल रिसेंट में देखें तो चाइना भी मैक्सिमम जो इंपोर्ट कर रहा है वो हमारी कंट्री को कर रहा है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली गलवान वैली में देखने को मिला। तो आप देखें इस बात को फोकस किया गया, हमारी गवर्नमेंट ने फोकस किया कि हम फिर जब आप हमारे साथ इतना व्यापार करने के बाद हमें आप बाउंड्री पे कोई डिस्प्यूट में या हमारे साथ कोई डिस्प्यूट करोगे तो डेफिनेटली फिर हम आपके लिए कोई अच्छे बिजनेस पार्टनर नहीं हो सकते, क्योंकि या तो आप बिज़नेस के रिलेशंस को हमारे साथ अच्छा कर लिए और या फिर आप बॉर्डर्स पे इस तरीके के डिस्प्यूट कर लिए। तो हमारी कंट्री की यहाँ पर तो पॉलिसी बहुत अच्छी है कि अगर आप टॉलरेंट हैं,
व्यापार करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। अगर आप नहीं करना चाहते हैं या कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली हमें आपकी कोई नीड नहीं रहेगी। तो ये कुछ हमें अपने चेंजिंग ट्रेंड्स, फिर और अगर हम बात करें तो देखिए जैसे कि मिडिल ईस्ट में आज वर्तमान की बात कर रहा हूँ मैं, हम लोग मैक्सिमम लिक्विड नेचुरल गैस, साथ ही साथ पेट्रोलियम के कुछ प्रोडक्ट्स को हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, ईरान को छोड़ा, साथ ही साथ हम लोगों ने अब कहाँ से इंपोर्ट करना शुरू किया, यूएस के साथ। तो देखिए जो 2014 में भी हमें देखने को मिल रहा था हमारी फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस, वही चीज़ हमें आज 2020 में भी देखने को मिल रही है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए सबसे पहले ऐड ऑन किया कि जो हमारा सिनारियो चल रहा है प्रेजेंट टाइम पे, तो वो हमें कैसा देखने को मिल रहा है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस हैं जो हमें देखने को आज मिल रहे हैं। तो यहाँ तक हम अपने चेंजिंग पैटर्न को कुछ डिस्क्राइब कर चुके। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है क्या, अब जैसे कि देखिए यहाँ पे सेलिएंट फीचर्स ऑफ इट्स न्यू ट्रेड पॉलिसी, यानी कि अगर अब हम देखें तो एक नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी डेफिनेटली DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उन्होंने नोटिफाई कर दिया है कि 2021 तक नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को ले आया जाएगा। जो अभी प्रेजेंट टाइम पे चल रही है तो वहाँ पर कुछ ऐसा कहा गया है कि हम अपने ओवरऑल ट्रेड को $900 बिलियन यहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, यानी कि $450 बिलियन से कहाँ तक, डबल करने की बात। बिल्कुल ऐसे ही जो हमारा शेयर है ओवरऑल वर्ल्ड ट्रेड में, उसको हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 में कहाँ तक ले जाने की बात की थी, 2.5%। तो ये सारी कुछ हमारी इंफॉर्मेशंस हैं जो हम अपने इस क्वेश्चन में दे सकते हैं। कई सारे सेलिएंट फीचर्स हैं, लेकिन अभी मैं इस नई ट्रेड पॉलिसी की जो अब आएगी 2021 में, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे 2021 में जब हमारा कोई मेंस का एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को उठना पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये सब कुछ हमने कुछ इन्फॉर्मेशन, कैसे हमारे ट्रेंड्स हैं, कैसे हम लोग इंपोर्ट्स पहले कर रहे थे, आज हम कैसे इंपोर्ट कर रहे हैं, जो चेंजेस हैं कैसे हमें देखने को मिल रहे हैं, इन सबको हम यहाँ पर एक बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी कर सकते हैं और अपने आंसर को एक अट्रैक्टिव रूप भी दे सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इवेल्युएट द रोल ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय एकीकरण में भौगोलिक कारकों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया था UPPSC 2015 में, और फिर सेम 2016 में भी हमसे यही क्वेश्चन पूछा। अब जैसे हम अपने इस क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले आप देखिए जियोग्राफिकल फैक्टर्स और नेशनल इंटीग्रेशन। तो अगर हम इस बात को देखें तो जो हमारे इंडिया में ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बहुत सारे ऐसे हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है हमारे नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया में। अब अगर मैं देखिए हमारा भारत एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, एक मल्टी रिलीजियस कंट्री, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे धर्म मिलते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस मिलती हैं, बहुत सारे कल्चर्स मिलते हैं, साथ ही साथ कास्टिज़म भी है। अगर जातियों की बात करें तो वो भी हमें यहाँ पर एक अच्छी कंसंट्रेशन में। फिर अगर हम देखें तो जैसे कि कुछ हमारी अगर देखें तो रिलीजियस जो हमारी एक डाइवर्सिटी कहें, वो भी हमें यहाँ पर कोई छोटे से छोटे और बड़े से बड़े स्तर पर देखने को मिलती है। सामाजिक तथा धार्मिक कहीं ना कहीं ये आपस में एक टजल भी देती है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको छोटे या बड़े विवाद होते हुए भी इस रिलीजन्स की वजह से या फिर कास्ट्स की वजह से देखने को मिलेंगे। लेकिन जब हम अपने इस नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन में यही सारे जो फैक्टर्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, इस नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक मेजर फैक्टर बन जाएंगे। यानी कि जो हमें ये विविधताएं देखने को मिलती हैं उनमें कहीं ना कहीं हमें एक रूपता सी देखने को मिलने लगेगी। तो अगर मैं अब बात करूं तो जैसे हमारे वर्ल्ड में जो इंडिया है, इसके पास में जो ओवरऑल एरिया है वो अराउंड 2.4% का है। अगर हम बात करें तो कुछ इसके पास में 16 पॉइंट समथिंग के आसपास हमारे पास पॉपुलेशन है जो, और जो अपने आप में यहाँ पर खूब सारी हमारे पास में यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि स्पेशीज़ भी हैं और उनमें भी वेरिएशंस हैं। फिर अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स की भी बहुत सारी हमें स्पेशीज़ में डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है।
फिर अगर हम बात करें तो कुछ हमारे पास इकोनॉमिकल हमारे वेरिएशंस देखने को मिलती हैं इंडिया में। जैसे किसी रीजन में बहुत अच्छी हमारी संपन्नता है और किसी बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसी है जहाँ पर संपन्नता नहीं, गरीबी देखने को हमें मिलेगी। तो आप देखें ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें क्या करना शुरू कर देंगी, एक टजल भी बनने, एक मतलब डिस्प्यूट्स का कारण बनने लगेंगी। जैसे कि आप देखें कि बिहार का रीजन है, तो बिहार में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, मुंबई जाते हैं या महाराष्ट्र जाते हैं कुछ काम करने के लिए, तो वहाँ पर उनको मारा पीटा जाता है। तो ये जो समस्याएं हैं ये कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिकल वेरिएशंस का कारण होती हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जब आप लोग यहाँ पे आओगे तो जो हमारे रोज़गार के अवसर हैं वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, जो लोग वहाँ पर बस गए हैं बिहार के, तो उनके साथ में ये समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं कि वहाँ पर। अब ऐसे ही अगर हम फिर देखें तो जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारा, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन से बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली हैं, मुंबई हैं, बेंगलुरु हैं, कई सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अपने काम के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए वो लोग जाते हैं। अब अगर हम इस पे भी बात करें तो देखिए आप, एक बार अभी इंसिडेंट हुआ रिसेंटली कि जो बेंगलुरु का रीजन है, तो वहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के जो पीपल्स थे जो वहाँ पर काम करने के लिए आए थे, तो ऐसे ही कोई सोशल मीडिया पर अफवाह फैल गई और उससे पूरा बेंगलुरु के रीजन में जो भी ये नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर की तरफ जो रहने वाली पब्लिक थी, हमारे भारत के लोग, वो अचानक से अपने शहरों को वापस लौटने की तरफ, मतलब स्टेशन के ऊपर बेंगलुरु के एकत्र होने लगे। तो जो ये ऐसी समस्याएं थीं, तो ये देखिए ये सब हमें कहीं ना कहीं डिस्प्यूट और क्लैशेस दे रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप देखें नॉर्थ ईस्ट वगैरह के हैं, तो जैसे आपने देखा होगा नीड उतानिया की बात की गई तो मॉब लिंचिंग का हमें इंसिडेंट देखने को मिला। अब ये तो मैंने सारे एक डिस्प्यूट्स के क्लैशेस एंड क्लॉज के बारे में, प्रोविजंस के बारे में ये सब बातें बताई कि हाँ भाई ऐसे ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं। अब अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, जैसे आप सपोज़ करें स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल में पढ़ते टाइम, तो जैसे आप 6th क्लास में हैं, तो 6th क्लास के स्टूडेंट चाहे आपस में कितना भी लड़ें, अगर किसी समय कोई ऐसा डिस्प्यूट है कि जो 6th क्लास का 7th क्लास से हो जाए, तो आप देखें आप 6th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। और फिर उनकी नज़र में कौन एनिमी हो जाएगा, 7th वाला। यानी कि आपस में जितने भी उनके डिस्प्यूट्स थे वो सब क्या हो गए, तुरंत ज़ीरो हो गए और सब यूनाइट हो जाएंगे अगेंस्ट 7th क्लास। तो आप देखिए यही एग्जैक्टली अगर मैं देखूं तो ये हमारी कंट्री में भी देखने को मिलता है कि जब हमारी कंट्री पे कोई बात आती है तो फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर, जस्ट जैसे मैं कह सकता हूँ कि गुजरात में रहने वाली चाहे जनता हो, चाहे रहने वाली नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले, चाहे साउथ में चाहे नॉर्थ में, तो ये सारी जनता एक हो जाएगी और सिर्फ उसको क्या दिखेगा, अपना देश भारत। और फिर चाहे वो बात चाइना की हो, चाहे वो बात श्रीलंका की हो, नेपाल की हो या फिर पाकिस्तान की हो, whomsoever, तो वहाँ पर हम सब एक हो जाएंगे। तो आप देखिए कितनी भी वेरिएशंस थी हम सब में, कितने भी हम लोगों में डाइवर्सिटीज़ थी, लेकिन हम सब मिलके क्या हो गए, एक हो गए। अब इस एक होने के पीछे जो सबसे बड़े कुछ कारण हैं, जैसे कि आप देखें हम सब में एक कॉमन स्पिरिट ये कि हम सब ये चाहते हैं कि हमारी कंट्री डेवलप हो, हमारी कंट्री आगे बढ़े, पूरे वर्ल्ड के मैप के ऊपर जाना जाए। फिर अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारी कॉमन लैंग्वेज हिंदी, यानी कि जो हमारे कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम बात करें नेशनल गेम की, तो देखिए क्रिकेट को नॉर्थ ईस्ट में भी उतना ही पसंद किया जाएगा जितना कि मध्य प्रदेश में। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप देखिए। फिर अगर मैं बात करूं जैसे कि अगर आप देखें अमरनाथ, तो देखिए अमरनाथ एक जम्मू कश्मीर के रीजन में हमें मिलेगा, हिंदू श्राइन है, पर देखिए वहाँ पर जो वृद्ध लोग हैं, मतलब एजड लोग हैं, उनको ले जाने वाले जो लोग हैं मैक्सिमम, तो वो मुस्लिम कम्युनिटी से। ऐसे ही राजस्थान में अगर आप देखें तो अजमेर में जो श्राइन है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। पूरे इंडिया से और वर्ल्ड से जो मतलब ये कहा जाएगा कि जो पिलग्रिमेज के लिए वहाँ लोग जाते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, लेकिन आप सारी सराउंडिंग रीजन देखिए तो मैक्सिमम वहाँ पर आपको कौन मिलेंगे, हिंदू कम्युनिटी के लोग। तो ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं, इन्होंने इंडिया के अंदर एक नेशनल इंटीग्रेशन क्रिएट करा है। फिर अगर हम बात करें तो जैसे देखिए हरियाणा है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, कई सारी ऐसी इंडस्ट्रियल लोकेशंस हैं जहाँ पर खूब सारे हमारे वर्कर्स की नीड होती है।
तो आप देखिए उन इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए जो लेबर चाहिए, यूपी, एमपी, फिर अगर हम बात करें तो बिहार, तो देखिए ये सब एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी कंट्री को नेशनल इंटीग्रेशन दे रहे हैं। तो जहाँ पर हमारी नज़र में अगर एक कोई बिंदु आता है तो हम सब एकजुट हो जाते हैं उस अकेले बिंदु के लिए। तो उसमें कई सारे ऐसे कारक हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि किसी की भी कल्चर, किसी का भी रिलीजन ये नहीं कहता है कि आप किसी दूसरे को हर्ट करें, चाहे वो सिखिज़म हो, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, व्हाटएवर द रिलीजन। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हम कह सकते हैं, या फिर हमारे सोशल फैक्टर्स हम कह सकते हैं, कास्टिज्म के फैक्टर्स कह सकते हैं, व्हाटएवर। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे, तो जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं इन्होंने क्या किया, अब देखिए ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के बेसिस के ऊपर ही तो हमारे यहाँ कल्चर्स डिवाइड हुए हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश हिली रीजन है, अगर हम देखें राजस्थान तो डेजर्ट रीजन है, अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन देखें तो वहाँ पे कुछ प्लेन रीजन, कुछ हमारा माउंटेनियस रीजन। तो ये रीजन टू रीजन डिफरेंट कल्चर मिले, और जैसे कल्चर मिले तो फिर उनके अंदर जो समानताएं हैं जो हमें ओवरऑल देखने को मिलती हैं, तो उससे क्या हुआ है, नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4, reorganization of states in India on the basis of geographical factors is an important aspect of balanced development of the nation. Elaborate. भौगोलिक कारकों के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्र की संतुलित विकास का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया यूपीपीएससी 2015 में। देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि जो जैसे हमारा एक टॉपिक है आज़ादी के बाद का भारत, तो उसमें एक ही बहुत इम्पॉर्टेंट जो कहा जाए कि एक प्रोसेस है हमारी कंट्री की, जहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। और ये आप सब जानते होंगे कि जो हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स है, ये एक एक्ट है 1956 का। तो इसी पे अगर हम बात करें तो देखिए ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, जो मैक्सिमम हमें कंट्री के अंदर डिवीज़न मिलता है हमारी स्टेट्स का, तो वो ज्योग्राफिकल बेसिस पे मिलता है और आइदर ऑन द कल्चरल बेसिस। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी इंडिया है इसमें अराउंड 190 और 200 जो लोकल लैंग्वेजेस हैं वो बोली जाती हैं। अब इसमें जो हमारी लैंग्वेजेस हैं उसमें ड्राविडियन भी है, इंडो आर्यन भी है, ऐसे कुछ नाम हैं जो लैंग्वेजेस के, जिनके अंतर्गत ये करीब 200 लैंग्वेजेस आती हैं। फिर अगर हम बात करें तो इसके आगे देखिए जो हमारी डाइवर्सिटी है लैंग्वेजेस में, वो हमें ओवरऑल इंडिया में देखने को मिलती है बहुत जगह। जैसे कि अगर हम तमिलनाडु में जाएं तो देखिए वहाँ पर हमें अलग लैंग्वेज तमिल, अगर हम ऐसे ही बात करें मलयालम की तो देखिए केरल के रीजन में तेलुगु, आंध्रा वाले रीजन में हमें मिलेगी, तेलंगाना में मिलेगी, बिल्कुल ऐसी कन्नड़ मिलेगी। तो जो जोग्राफिकल मतलब बाउंड्री है वो तो है ही है, और साथ ही साथ जो लैंग्वेज का बैरियर है वो भी अप्लाई होता है। तो ये सारी कुछ हमारी एक स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेस बन के सामने आया। अब देखिए 1947 में हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई। तो जब हमारी कंट्री एक इंडिपेंडेंट हुई तो सबसे पहले ये प्लान होने लगा कि जो हम रीऑर्गेनाइजेशन है स्टेट्स का वो कैसे करेंगे। तो जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की बात आई तो सबसे पहले जो एक कमेटी थी तो उस कमेटी को फॉर्म किया गया, और उस कमेटी के अंतर्गत ये बात की गई कि जो स्टेट्स हैं जिसमें कि हम ये कह सकते हैं जहाँ पर अलग अलग कल्चर्स हैं, जहाँ पर इंटर स्टेट्स के कुछ रिलेशन हैं, जहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ आपस में एक दूसरे का इंटीग्रेशन स्टेट्स का, फिर कई सारी जो हमारी नेशनल पॉलिसीज़ हैं, तो इसके अंतर्गत एक हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। और कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी 1955 में दी, और उन्होंने जो 16 स्टेट्स थे उस टाइम पे और 3 जो हमारे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स थे उनको क्या किया गया, एक दोबारा से रीऑर्गेनाइज करने की बात की गई। फिर अगर हम देखें 1956 का जो हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है उसमें क्या किया गया, 14 स्टेट्स और 6 जो हमारे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स थे उनको रीऑर्गेनाइज कर दिया गया। अब क्या हुआ कि जो हम लोगों ने ये रीऑर्गेनाइजेशन किया तो मेनली किया लिंग्विस्टिक बेसिस पे।
अब लिंग्विस्टिक बेसिस पे किया, अब क्यों किया? तो देखिए, फैक्टर्स इन द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, यानी कि जो हमारा नेशन है उसकी डेवलपमेंट में हमें आसानी मिले। तो सबसे पहली बात, जो हमारा भाषाई बेस है, लिंग्विस्टिक बेस है, उससे क्या होगा कि जो किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में एक लैंग्वेज बोली जा रही है तो उसमें उनका जो एक पार्टिसिपेशन है लोगों का, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर ऐसे ही अगर हम बात करें तो जो हमारा लिंग्विस्टिक रीजन है वो एक तरीके से अगर हम देखें तो नेचुरल टाइप में वो कहीं ना कहीं जोग्राफिकली सेम है। जैसे कि अगर आप देखें कन्नड़, तो कन्नड़ रीजन में जहाँ कहीं पे भी आप देखेंगे तो वहाँ पर मैक्सिमम कन्नड़ एक समान सा ही रीजन देखने को मिलेगा। राजस्थान की तरफ जाएंगे तो देखिए डेजर्टिक रीजन है, तो वहाँ पर आपको एक समानता ही से डेजर्ट देखने को मिलेगा। फिर अब देखें तो जो हमारा एक और सबसे बड़ी बात थी तो वो ये है कि जो हमारा इंडिपेंडेंस के बाद कई सारी ऐसी, जिसे कहा जाए कि बड़े डिज़ास्ट्रस कंडीशंस थी जो ओरिजिनेट कर गई थी जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट होती है। अब इसके बाद में काफ़ी सारे डिफरेंसेस आ गए थे हम सब के बीच में, सारे कल्चर्स, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोकल लेवल के जो रूलर्स थे, बहुत सारी छोटी या बड़ी रियासतों का विलय हुआ था हम लोगों का। तो जैसे कि आप देखें हैदराबाद वाला रीजन, तो हैदराबाद वाले रीजन के ऊपर भी यही बात चल रही थी कि उस रीजन का पाकिस्तान के अंदर, यानी कि जो पाकिस्तान को बनाया जा रहा था उसमें इंक्लूड करने की बात की जा रही थी। तो अब हैदराबाद को इंक्लूड नहीं किया गया था उसमें, तो कहीं ना कहीं जो वहाँ की जनता थी जो जाना चाहती थी और वो नहीं गई थी, तो ये समस्याएं जो थी ये कहीं ना कहीं उस सोसाइटी में 1956, 54, 50s के आसपास चल रही थी, जिससे कि क्या हो रहा था, हम सब लोगों के मन में उस टाइम पे एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग थी। तो इस इनसिक्योरिटी की फीलिंग को ख़त्म करना था, तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ रीऑर्गेनाइजेशन, और रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। तो इन सारी चीज़ों में हमें क्या देखने को मिला, जो जोग्राफिकल फैक्टर्स थे उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू किया। फिर अगर हम इसी के बाद आगे देखें तो जो हमारे स्टेट्स में लैंग्वेज की बात हमने देख ली, जोग्राफिकल फैक्टर्स की बात अगर हमने कही, अब जब ये सारे के सारे स्टेट्स एक हो गए और फिर इन जोग्राफिकल बेसिस के ऊपर उनका डिवीज़न और साथ ही साथ लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर डिवीज़न कर दिया गया, तो हमें ये देखने को मिला कि जो हमारी कंट्री थी उसने एक यूनिफॉर्म मोड लेकर चलना शुरू किया। तो ये हमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देखने को मिलता है अपनी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एक्ट के बाद। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए एक पूरे लैंड एरिया को, जो पर्टिकुलर जोग्राफिकल डिवीजन्स हैं उनको डिवाइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ने में, तो ये हमें बहुत मदद मिलती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए शॉर्ट एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन द जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन। हिंद महासागर की भू राजनीतिक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो राइट ए शॉर्ट एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन द जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन। तो अब आप देखें जो हमारा इंडियन ओशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये अब से नहीं, ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड से भी अगर हम बात करें तो उसके बाद से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया। क्योंकि जब 1945 वगैरह के बाद में जो एक एरा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, इसके बाद जितने भी हमारे कॉलोनियल स्टेट्स थे जो यूके के अंडर में आते थे, उन सब ने इंडिपेंडेंस ले ली। अब जब इंडिपेंडेंस ले ली तो अगर हम बात करें जैसे कि रिमलैंड, स्पाइकमैन या हार्टलैंड थ्योरी की अगर हम बात करें, तो देखिए उसने तक ये बात कही कि जो इंडियन ओशन वगैरह का रीजन है ये हमेशा से हमेशा वर्ल्ड पावर्स के लिए एक अखाड़ा बनेगा, यानी कि जिसको शक्तिशाली बनना होगा उसको अपने हिंद महासागरीय क्षेत्र में शक्तिशाली होना पड़ेगा। तो अगर आप देखें चाइना की पॉलिसी, साउथ चाइना सी से इंडियन ओशन में कवरेज, जहाँ पर मैरीटाइम सिल्क रूट के बनाने की बात चल रही है। अगर आप ऊपर के रीजन में देखें तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चल रहा है। ऐसे ही अगर आप अमेरिका को देखें तो अमेरिका ने भी जो हमारे जो कॉर्सिका आइलैंड्स हैं, फिर डिएगो गार्शियो आइलैंड्स हैं, तो यहाँ पर यूके का रीजन,
फिर अगर हम ऐसे ही देखें तो जो हमारे सार्डिनिया आइलैंड्स हैं, तो ये सब नवल बेसिस हैं यूके के, यूएस के। तो उन्होंने ये पूरी कोशिश की कि किस तरह से हम अपने आप को एक्टिव रखेंगे इंडियन ओशन में। तो यहाँ पर उन्होंने अपने नवल बेसिस बनाए हैं यूएसए ने, यूके ने, तो सिर्फ इसीलिए कि जो उनकी कॉलोनियल शिप थी वो तो ख़त्म हो गई थी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन वहाँ पर एक समस्या नई बन के आने लगी थी। तो वो ये समस्या थी कि जो इंटरफियरेंस है, जो प्रेजेंस है, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो ये तो कुछ हमारा एक जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंडियन ओशन का इम्पोर्टेंस। फिर अगर देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक ये कि जो हमारा इंडियन ओशन है, यहाँ से वर्ल्ड के बारे में ये कहा जाता है कि अराउंड 1/3 जो हैवी कंटेनर्स के जो हमारे शिपयार्ड्स हैं वो यहीं से होकर गुजरते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े जहाज़ हैं तो अराउंड 1/3 वो इसी इंडियन ओशन रीजन से होकर गुजरते हैं। साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड के जो हमारे कंटेनर्स को कैरी करने वाले जो जहाज़ हैं तो उनका बारे में ये कहा जाता है कि अराउंड हाफ ऑफ द दैट शिप्स वो यहीं से होकर गुजरते हैं। तो ये साथ ही साथ जो हमारा इंटरनेशनल ऑयल मार्केट है, जैसे मिडिल ईस्ट से अगर हम देखें तो चाइना की साइड जो सप्लाई होता है पेट्रोलियम वगैरह, तो जो मिडिल ईस्ट की कनेक्टिविटी है वो भी इंडियन ओशन से ही होके गुजरी है, अरेबियन सी और फिर इधर होते हुए साउथ चाइना सी एंड देन आगे। तो ये जो पूरी की पूरी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो इंडियन ओशन की ही देखने में मिलती है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपना यहाँ पर नौसैनिक अड्डे बनाए हैं, जैसे मैंने आपको बताया डियो गार्सिया। तो डियो गार्सिया में एक सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है यूएसए का। अब ऐसे ही अगर हम देखें तो कुछ हमारे आइलैंड्स हैं जो डे बाय डे डिस्प्यूट में रहते हैं, जहाँ पर चाइना क्या चाहता है अपना इन्वॉल्वमेंट। यूएसए या कोई दूसरा देश जैसे कि वियतनाम हो जाए, जैसे कि फिलीपींस हो जाए, इंडोनेशिया हो जाए, तो ये सब कहीं ना कहीं क्या चाहते हैं, साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन पे अपनी इंटरफियरेंस। और इंटरफियरेंस क्यों चाहते हैं? क्योंकि जो एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ से फॉरेन ट्रेड चलता है, आवागमन होता है, उसके लिए क्या होगा, मदद मिलेगी। तो जो कंट्री रूल करेगी ओशियंस पे उसी का ही तो नाम होगा। तो बस यही स्ट्रेटजी यहाँ पर भी लगाई गई है। तो इंडियन ओशन की एक बहुत इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिक्स में एक उनकी इम्पोर्टेंस है, जियोपॉलिटिक्स में इंडियन ओशन की। अब इंडियन ओशन में आप देखें तो जैसे हमारा अपना इंडिया का एक मेजॉरिटी का 7500 किलोमीटर के अराउंड में हम ये कह सकते हैं कि हमारा सी कोस्ट रीजन है। तो ये कहीं ना कहीं जैसे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, लेकिन रीजन किसका है, इंडियन ओशन का। तो इंडियन ओशन की ही वजह से जो हमें कनेक्टिविटी मिलती है साउथ ईस्ट एशियंस में, जो हमारे एशियान देश हैं। तो अगर देखें तो एशियान देशों के साथ भारत का अराउंड $68 बिलियन का व्यापार है। तो $68 बिलियन का जो व्यापार है तो ये मेनली कहाँ से हो रहा है, इंडियन ओशन के ही थ्रू हो रहा है। तो एक्सपोर्ट होना, इंपोर्ट होना, तो इन सब चीज़ों में कौन मदद कर रहा है, हमारा इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो इंडियन ओशन की ही वजह से आप क्या कर सकते हैं, साउथ ईस्ट नेशंस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। चाइना जैसी एक ओवरवेलमिंग पावर के उसके ऊपर आप इंटरफेरेंस या उसको कुछ उसके ऊपर लगाम कर सकते हैं। तो ये सारी जियोपॉलिटिक्स इंपॉर्टेंस जो है वो इंडियन ओशन की। अगर हम पाकिस्तान वाले रीजन में देखें तो वहाँ पर हमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं मिलता है इंडियन ओशन में, यानी कि अरेबियन सी वाले रीजन में। कुछ बांग्लादेश का रीजन में भी इंडियन ओशन का पार्ट है जो बे ऑफ बंगाल को आता है। तो बस इतने से ही आप रीजन को कह सकते हैं। फिर और अगर आप देखें तो ये तो कुछ फिजिकल मैंने आपको पॉलिटिकल लोकेशंस वर्ल्ड मैप पे। जो मिडिल ईस्ट का रीजन है जैसे कि कुछ सऊदी अरेबिया, ईरान, कुछ हम बात करें तो अफ़गानिस्तान, कुछ अगर हम बात करें तो सीरिया, यहाँ पर हमें कई सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। तो जिससे कि हमारी जो इंडियन ओशन है उस पे हमें कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलता है, कोई इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये इंडियन ओशन की ही वजह से एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि सोमालियन वाला रीजन है तो वहाँ पर भी हमें कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और साथ ही साथ एंटी पायरेटिंग
जो हमारे पायरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो भी हमें इंडियन ओशन में देखने को मिलती हैं। तो कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंस हैं जो हम इंडियन ओशन को देखते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन आप अपने इस क्वेश्चन में दे सकते थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, थ्रो लाइट ऑन करंट सिनारियो ऑफ जियो पॉलिटिकल रिलेशंस ऑफ इंडिया विद पाकिस्तान। वर्तमान परिदृश्य में पाकिस्तान के साथ भारत के भू राजनीतिक संबंधों पर प्रकाश डालिए। अगर हम देखें तो मुझे तो ये लगता है कि इस क्वेश्चन में बस एक मैं आपको लेआउट तो बता सकता हूँ, लेकिन आप अगर पर्सनली भी आप देखें तो दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में प्रेजेंट टाइम पे जो रिलेशन हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। क्योंकि जो हमारी कंट्री है, हम लोग हमेशा से नो फर्स्ट यूज़ या फिर नो फर्स्ट इम्प्लीमेंट या फिर नो फर्स्ट स्टार्ट की पॉलिसीज़ को मानते आए हैं। यानी कि हमने कभी भी अपनी पूरे इतिहास में किसी भी दूसरे, अगर हम सामरिक क्षेत्र की बात करें, भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, कभी भी हमने कोई आक्रमण नहीं किया है। लेकिन पाकिस्तान की ओर से जब 1947 में विभाजन हो गया, हमें निरंतर कोई ना कोई हस्तक्षेप हमें अपनी सीमा में ज़रूर मिला है। तो इसी कारणवश जो हमारे संबंध हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से, वो बहुत अच्छे अब नहीं हैं। क्योंकि जब बार बार कोई आपको परेशान करेगा तो डेफिनेटली आप उसके लिए बहुत अच्छी फील कभी भी नहीं ला सकते। सिर्फ इन संबंधों को ट्रेड के आधार पर अच्छा किया जा सकता था, लेकिन ट्रेड दिन पे दिन क्या होती चली गई है, कम होती चली गई है। क्योंकि डिस्प्यूट्स क्या होते चले गए हैं, दिन पे दिन बढ़ते चले गए हैं। तो इसलिए जो हमारा रिलेशन है इंडिया और पाकिस्तान का प्रेजेंट में, वो बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर हम इसी पे सबसे पहले बात करें तो जो हमारी जियोपॉलिटिक्स है, इसको एक ऐसी साइंस कहा जाता है जो कि सॉइल के ऊपर बेस्ड जो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं उसकी स्टडी करता है। यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में जो एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये उसकी स्टडी करता है। तो जिसको हम लोग नाम देते हैं जियोपॉलिटिक्स। साथ ही साथ जो हमारे फिज़िकल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, कुछ हमारे जो मिलिट्री के एक्सरसाइजेज हैं, तो वो या तो फेवर करते हैं या फिर अपोज करते हैं और एक इम्पॉर्टेंट हमारा रोल प्ले करते हैं। तो ये जोग्राफिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स और मिलिट्री एक्सरसाइजेज तो क्या करते हैं, या तो ये फेवर करते हैं और या फिर ये कहीं ना कहीं एक फेवर की बात की गई है और एक प्रतिरोध की बात की गई है। तो इन तीन चीज़ों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी जियोपॉलिटिक्स में। अब हुआ क्या कि 1947 में डिवीज़न हुआ। डिवीज़न होने के बाद कई सारे ऐसे डिस्प्यूट्स थे जो आ गए बीच में। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो कुछ प्रॉब्लम्स थी जो आई, तो उसमें एक आया कच्छ डिस्प्यूट, फिर एक आया कश्मीर डिस्प्यूट, फिर एक आया सियाचिन डिस्प्यूट, फिर एक आया सर क्रीक जो कि हमने गुजरात में देखा। तो अगर हम बात करें कच्छ की, तो जो कच्छ का डिवीज़न है वो रेड क्लिफ लाइन के द्वारा किया गया है, लेकिन पाकिस्तान उसे क्या करता है, नकारता है। और वो ये कहता है जो कच्छ का एरिया है अराउंड 21,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, उसमें से करीब 9,000 के आसपास स्क्वायर किलोमीटर क्या होना चाहिए, पाकिस्तान को मिलना चाहिए। फिर इसके ऊपर डिस्प्यूट हुआ। डिस्प्यूट होने के बाद जो ICJ है वहाँ पर ये मुकदमा चलाया गया और इस मामले को उठाया गया और फाइनली ये हुआ कि 9,065 जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया है वो किसको दे दिया गया, पाकिस्तान को। अब अगर देखें तो अब इस विवाद और कई सारे डिस्प्यूट्स के बाद में हमें ये देखने को मिला कि अब दोनों ही कंट्रीज़ ने इस मामले को जो जिस तरीके से डिवीज़न हो गया अब उसको एक्सेप्ट कर लिया है। सेकंड बात करें अगर तो सबसे इम्पोर्टेंट नाम आएगा कश्मीर का। कश्मीर में जो प्रॉब्लम है वो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के डिस्प्यूट होने की सबसे मेजर प्रॉब्लम है। तो अगर हम मेजर की बात करें तो इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारी इंडिया की कश्मीर पॉलिसी है उसमें यह है कि एक सबसे पहली बात कि जो हमारे कश्मीर का डिवीज़न हुआ है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हुआ है।
लेकिन इंडिया एक नॉन अलाइन मूवमेंट का कंट्री है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यानी कि अगर हम देखें तो जो हमारा इंडिया है तो वो एक सेकुलर कंट्री है, यानी कि वहाँ पर धर्म को वरीयता नहीं दी जाती है। तो इसलिए जो डिवीज़न हुआ है वो कहीं ना कहीं इंडिया के पर्सपेक्टिव से कश्मीर की पॉलिसी में वो सही नहीं है। दूसरी बात अगर हम अपनी कश्मीर पॉलिसी की देखें तो उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा कश्मीर है उसकी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। क्यों है? जैसे कि देखें अगर आप, तो ये हमारे कश्मीर का रीजन है, ठीक। तो अगर आप देखें ऐसे, यहाँ कुछ अफ़गानिस्तान, यहाँ कुछ पाकिस्तान और यहाँ कुछ हमारे पास चाइना और तिब्बत। तो आप देखें कितना इम्पोर्टेंस लोकेशन है इसकी। तो इसमें भी क्या हुआ है, जो पाकिस्तान ने कुछ रीजन है अक्साई चीन का इधर का, वो चाइना को लीज पे दे दिया और यहाँ से उन्होंने जो अपना वन बेल्ट वन रोड है उससे अपनी कनेक्टिविटी कर ली है पाकिस्तान और चाइना ने, दोनों ने मिला के। तो उससे क्या हुआ है कि हमारी कंट्री के ऊपर कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट आया है। तो ये एक सबसे बड़ा कश्मीर डिस्प्यूट में एक फैक्टर है, जो हमारी कश्मीर पॉलिसी जो हमने अडॉप्ट की है उसके अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये हमारा पक्ष था, यानी कि हमारे अपने देश का पक्ष था, और ये हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही बात है कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब पाकिस्तान और चाइना एक हो जाएंगे तो डेफिनेटली ये हमें लॉस ज़्यादा पहुंचा सकते हैं, और वो टेरिटरी है किसकी? इंडिया की। तो इसलिए ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो मैं पर्सनली भी और पॉइंट के हिसाब से भी, सिचुएशन के हिसाब से भी और अपनी कंट्री के हिसाब से भी, मैं इस डिवीज़न की जो लोकेशन एरिया है बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। फिर अगर हम बात करें तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिस्प्यूट फिर एक जो नया चला वो 1972 में चला, जहाँ पर जो हमारा शिमला एग्रीमेंट हुआ। तो वहाँ पर जो हमारी सॉल्टोरो जो एक रेंज है वहाँ पर क्या होने लगा, एक प्रॉब्लम आई कि जो पाकिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन है वो एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। तो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया और उसको ख़त्म किया गया। फिर एक हमारे पास जो कश्मीर और पाकिस्तान का एक, वो इंडिया और पाकिस्तान का एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्प्यूट रीजन, तो वो सर क्रीक, यानी कि पाकिस्तान ये कहता है कि जो ये रीजन है तो ये हमारा कुछ सी को लगने वाला रीजन है। तो पाकिस्तान भी क्या कहता है कि सर क्रीक का जो मिडिल रीजन है, यानी कि मैं अगर आपको इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, तो जैसे सपोज करें हम, ये सर क्रीक रीजन है, ठीक। तो पाकिस्तान ये कहता है ईस्टर्न रीजन से इसका डिवीज़न होना चाहिए, लेकिन इंडिया क्या कहता है, आधे से डिवीज़न होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो सर क्रीक का डिस्प्यूट है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम फिर बात करें तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2004 में हमारे दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस को सुधारने के कुछ कदम उठाए गए। तो उन कदम उठाए जाने में सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये थी कि रेल सेवा शुरू की गई, बस सेवा शुरू की गई, फिर ट्रेड को बढ़ाने की बात शुरू की गई, कई सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ का आवागमन हुआ, टूरिज़्म की बात की गई। लेकिन 2008 में फिर पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म के कुछ अटैक्स हुए और फाइनली मुंबई में जब वो अटैक्स हुए तो उसके बाद से दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में फिर डिस्प्यूट्स बढ़ गया। और 2008 से लेके आज 2020 तक हमें कहीं ना कहीं एक फ्रीक्वेंट मोड में दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में हमें ये देखने को मिलता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है हमारी कंट्री के लिए, और टेररिज्म को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। तो जैसे अगर हम एक एग्जांपल्स देखें तो जैसे उरी सेक्टर, तो वहाँ पर जहाँ पर हमें सर्जिकल स्ट्राइक की बात की गई, बिल्कुल ऐसे ही हमें कुछ समय बाद ऐसी हमें कोई ना कोई घटनाएं ज़रूर दिखती हैं घटती हुई जिसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो पाकिस्तान है वो हमारी कंट्री से रिलेशन अच्छे नहीं चाहता है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार उदारता बरती है और हमेशा उन्होंने, जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसने कहीं ना कहीं हमारी उस उदारता का गलत फ़ायदा उठाया है। तो ये कुछ हमारा करंट सिनारियो था इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन पे। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन द रेलिवेंस ऑफ जियो स्ट्रैटेजिक आइडियाज़ ऑफ स्पाइकमैन। स्पाइकमैन के भू सामरिक विचारों की प्रासंगिकता का उल्लेख कीजिए। तो देखते हैं क्या बताते हैं स्पाइकमैन अपने भू सामरिक विचारों में।
तो अगर हम बात करें अपने स्पाइकमैन की, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक बात ये कह दें कि हमने इनके जो टॉपिक्स थे, जिसमें हार्टलैंड यानी कि जो हमारा यूरेशिया का भाग है, जिसमें कुछ यूरोप और एशिया और जो लैंड से घिरा हुआ राज्य है, तो हार्टलैंड की थ्योरी। फिर आगे ही बात चली गई जो रिमलैंड की बात की गई। तो जो रिमलैंड की बात की गई यानी कि इसमें कुछ हमारा भाग कॉन्टिनेंटल और कुछ भाग हमारा ओशियानिक, यानी कि कुछ समुद्री भाग और कुछ भाग स्थलीय। अब स्पाइकमैन ये कहते हैं, जो अपनी थ्योरी दी इन्होंने, तो 1944 में इन्होंने एक ज्योग्राफी ऑफ पीस के नाम से एक इन्होंने बुक लिखी और उसमें उन्होंने जो स्ट्रैटेजिक या जियो स्ट्रैटेजिक आइडियाज़ हैं उनको डाला और उनके बारे में कुछ बताया। और जो ये हमारा उन्होंने बताया कि जो हार्टलैंड है, इस हार्टलैंड के ही समीपी क्षेत्रों में कौन डेवलप हुआ है? रिमलैंड। तो अब वो आगे क्या बताते हैं, तो जो ये रिमलैंड हैं, तो ये रिमलैंड आंशिक, मैंने आपको बताया, महाद्वीपीय हैं, आंशिक महासागरीय हैं। तो इन्होंने अपना एक टोटल कंक्लूजन जो दिया वो ये दिया कि जो रिमलैंड पर राज्य करेगा, यानी कि थोड़ा लैंड पार्ट हो और थोड़ा ओशियानिक पार्ट हो, वो किस पे राज्य करेगा? यूरेशिया पे। और जो यूरेशिया पे राज्य करेगा वह विश्व के भाग्य पर नियंत्रण करेगा। तो ये जो 1944 की इन्होंने अपनी बुक लिखी थी ज्योग्राफी ऑफ पीस, यहीं से कहीं ना कहीं यूएसए ने अपनी जो पॉलिसीज़ थी उनको बेस बनाया और बेस बनाने के बाद अपने आप को एक पावरफुल, और हम ये कह सकते हैं कि एक इंटरफेरेंस की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना शुरू किया। और अडॉप्ट करना शुरू करने में उन्होंने क्या किया, यूएसए ने जो हमारा रिमलैंड रीजन है, जैसे कि इंडियन ओशियन रीजन है, कुछ हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, कुछ हमारा पैसिफिक ओशन है, तो यूएसए ने इन सारे रीजन्स के ऊपर अपने नवल बेसिस बनाने शुरू करें। और जिन जिन कंट्रीज़ का कुछ कोस्टल रीजन्स से या फिर कुछ कोस्टल रीजन्स हैं, उनसे अपने अच्छे रिलेशंस को बनाना शुरू किया। तो जैसे उनको ये बात पता है यूएस को कि जो रिमलैंड बता रहा है, जो स्पाइकमैन बता रहा है, स्पाइकमैन ये कह रहा है कि जो हार्टलैंड का रीजन है, तो अगर उनको क्या करना चाहिए कि जो वहाँ की जो पावर्स हैं उनको एकजुट ना होने दिया जाए, यानी अब एकजुट ना होने दिया जाए और फिर किसकी तरफ फोकस किया जाए? रिमलैंड की तरफ। तो रिमलैंड की तरफ कुछ ऐसी कंट्री जिनके पास कोस्टल लैंड्स हैं उनसे अच्छे रिलेशन बनाए जाएं। तो यूएसए ने क्या किया? इजराइल को अपना अच्छा दोस्त बनाया। तो ऐसे ही कई सारे देशों के साथ मिलकर जो अपनी रिमलैंड है उसको यूएसए ने कैप्चर करने की कोशिश की है। साथ ही साथ कुछ ऐसे उसने ऑर्गेनाइजेशंस भी बना के खड़े किए जिससे कि जो हमारे जैसे नाटो है, सीटो है, सेंटो है, कि जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि रशिया है, कुछ हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो सब मिलकर एक पावरफुल कंट्री के रूप में ना उभर के आ पाएँ। तो ये सारी बात समझाई है जियो स्ट्रैटेजिक पॉलिटिक्स की स्पाइकमैन ने अपनी बुक पॉलिसी ऑफ वो ज्योग्राफी ऑफ पीस में, जो 1944 में लिखी गई थी। तो ये हमारा एक स्पाइकमैन के जियो स्ट्रेटजिक आइडियाज़ से जुड़ा हुआ। बस यहाँ पर मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, स्पाइकमैन को आप हमेशा एक ही बात से याद रखिएगा, इन्होंने जो अपनी बात रखी है वो रिमलैंड की रखी है, यानी कि जो रिमलैंड जिसके पास जितना कोस्टल रीजन होगा, जितना समुद्र के ऊपर जितनी शक्ति होगी, जितने अधिकार होंगे, वही कंट्री वर्ल्ड के ऊपर रूल करेगी। बस यही बात बताई है रिमलैंड ने, सॉरी स्पाइकमैन ने रिमलैंड के लिए। तो अपने इस क्वेश्चन को आप दे सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। राइट एन एसे ऑन ज्योग्राफिकल बेसिस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत में विविधता में एकता के भौगोलिक आधारों पर एक निबंध लिखिए, यूपीपीएससी 2016। अगर हम अपने इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम ये देखें कि जो हमारी इंडिया, यहाँ पर हमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ मिलती हैं। अब डाइवर्सिटीज़ के लिए हम कह सकते हैं जैसे विविधताएं, जैसे कि भाषा की विविधता, जैसे कि सांस्कृतिक कल्चर की विविधता। तो ये सारे के सारे हमें बेसिस प्रोवाइड करती है हमारी कंट्री की ज्योग्राफी। जैसे कि अगर हम देखें तो उत्तराखंड है, हिमाचल है, तो यहाँ पर हमें कुछ टेरेन रीजन्स मिलते हैं, यानी कि कुछ पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्र हैं, लेकिन वहाँ पर जो संस्कृति है
हिमाचल की और उत्तराखंड की कुछ रिजेंबल्ड करती है। ऐसे ही अगर हम अपने साउथ में जाएं तो हम साउथ में भी कुछ ऐसा ही देखते हैं। अगर हम अपने महाराष्ट्र और गुजरात के रीजन की तरफ देखें तो वहाँ पर हमें देखिए सबसे बड़ी एक जो इम्पोर्टेंस मिलती है वो ये कि वहाँ पर हमें जैन कम्युनिटी काफ़ी बहुलता में मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाएं तो देखिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो वहाँ के कल्चर हैं तो देखिए नागालैंड का कल्चर, मिज़ोरम का कल्चर, मेघालय का कल्चर, पर इतनी सब डाइवर्सिटीज़ होने के बाद भी हमें एकता देखने को मिलती है। फिर ऐसे ही अगर हम देखें तो मुस्लिम कम्युनिटी ऑल ओवर इंडिया हमें कहीं ना कहीं उनका सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं। कुछ रीजन हैं जहाँ पर हमें उनके सेटलमेंट्स ज़्यादा मिलते हैं और कुछ रीजन हैं जहाँ पर उनके सेटलमेंट्स कम मिलते हैं। तो ये सारे ही जो हमारे ज्योग्राफिकल बेसिस हैं ये प्रोवाइड करते हैं इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी में। तो इस क्वेश्चन को कुछ हम इस तरीके से डिस्क्राइब करते हुए दे सकते थे। अब अगर हम बात करें देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि जिसकी अभी हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी बात की थी, एग्जामिन द जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ओशन विद रेफरेंस टू द चेंजिंग ग्लोबल सिचुएशन। परिवर्तनशील वैश्विक परिस्थिति के संदर्भ में हिंद महासागर के भू राजनीतिक महत्व का परीक्षण कीजिए। यूपीपीएससी 2016। इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही आपको जो हमारे इंडियन ओशन की इंपॉर्टेंस है पूरा आपको बताया। एक तो हमारी इंडिया की कनेक्टिविटी भी इंडियन ओशन से है, साथ ही साथ जो हमारी साउथ चाइना सी की कंट्रीज़ हैं जैसे कि वियतनाम की बात करें, जैसे कि म्यांमार की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें तो थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, इन सारी कंट्रीज़ का जो एक्सपोर्ट है जैसे कि यूरोप में, जैसे कि अफ्रीका में, जैसे कि मिडिल ईस्ट में, तो ये होके किधर से जाता है? इंडियन ओशन का। तो इंडियन ओशन की एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। अब ये क्वेश्चन हमसे यूपीपीएससी 2016 में पूछा गया था, पर मैं आज अपनी 2020 की सीरीज़ में मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आज भी देखें आप तो कई सारे हमें इंडियन ओशन के अंदर जो पैटर्न्स हैं उनमें हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने इस क्वेश्चन में दे सकते हैं। तो जितना हमारे पास जैसे एक्सपोर्ट है हम उसके बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, साथ ही साथ हम कुछ यहाँ पर जो इम्पोर्ट्स हैं उनकी भी हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर हमारे पास डेटा है तो उसको हम इनपुट कर सकते हैं। अगर हमारे पास किसी भी आर्टिकल से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जहाँ पर मैं ये कह सकूँ कि हमें ये पता चले कि इंडियन ओशन से कितना ट्रेड होता है, तो पूरे वर्ल्ड का कितना पार्ट है, तो अगर कुछ लेटेस्ट फिगर्स और फैक्ट्स हमें मिलते हैं तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो हमारी कंट्री के, हम उसकी बात कर सकते हैं। कुछ हम जैसे कि यूएस है, ब्रिटेन है, यूरोप की इतनी कंट्रीज़ हैं, अगर कोई हमें उनके नोवल बेसिस देखने को मिलते हैं या कोई नया, हम उसकी बात कर सकते हैं। कुछ हम यहाँ पर जैसे कि अगर बात करें तो कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हम उसकी बात कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने इस क्वेश्चन नंबर 9 में डाल सकते हैं। तो ये हमारा एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ कुछ डिस्क्रिप्शन। अब अगर कंक्लूजन की बात आए तो हम अपने इंडिया के कंटेक्स्ट में ये बात डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो हमारा इंडियन ओशन है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे इंडिया की फॉरेन डिप्लोमेसी के लिए। तो कुछ ऐसे कंक्लूजन को हम देते हुए अपने इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फ्लो पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिया। भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संरचना एवं प्रवाह प्रतिरूप की व्याख्या कीजिए। तो देखिए 2017 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ का सिनारियो हमारी कंट्री का एक अलग सिनारियो था। पर अगर मैं बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड की बात करूं तो देखिए हमारी कंट्री के अंदर काहे पे बात चल रही है, इंपोर्ट्स को लगातार कम करने की, क्योंकि हमारा एक बहुत मेजर जो हमारा इंपोर्ट्स का बिल है जिससे कि हमें ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है। तो हमारी गवर्नमेंट फोकस कर रही है कुछ ऐसी बातों पे। साथ ही साथ जो हमारा ट्रेड है वो मैक्सिमम हमारा किधर के साइड था, जैसे कि चाइना के साइड, जैसे कि मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया की बात करें अगर हम तो जैसे कि पेट्रोलियम है उनके एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की बात की गई। तो अब हमें इनमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आज हमारे जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हैं वहाँ पे हम किसको फोकस की तरफ लेके आ रहे हैं, यूएसए को। साथ ही साथ जो हमारा मिडिल ईस्ट है इन कंट्रीज़ को हम क्या कर रहे हैं, साइड वाइज कर रहे हैं। क्योंकि देखिए रिसेंटली ईरान के ऊपर यूएसए के जैसे कि एक हमारा JCPOA जॉइंट कम्प्रीहेंसिव एक्शन प्लान था जो, जिसमें से ईरान को
हटाया गया, यानी कि एक प्लान लेके आया जा रहा था यूएस और ईरान का, उसमें से फिर कुछ वो प्लान कैंसिल हो गया। तो उस कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो जो ईरान था उससे ट्रेड रिलेशंस पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज़ ने ख़त्म कर दिए, क्योंकि काफ़ी सारे उसके ऊपर प्रतिबंध थे जो अमेरिका ने लगाए। अब हम एक अच्छे एलाय हैं अमेरिका के, तो हमें क्या देखने को मिला कि हमारी जो ट्रेड है उसको हमने किधर के साइड मूव करना शुरू कर दिया, यूएसए के साइड। तो ये हमें एक सबसे बड़ा ट्रेड का पैटर्न, हमें जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड में जो फ्लो पैटर्न है उसमें हमको कुछ एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि कैसे हमारे पास पहले चल रहा था और कैसे अब चल रहा है। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम अपने इस क्वेश्चन में दे सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम जैसे ट्रेड डेफिसिट, और अगर मैं कुछ ये कहूँ कि जैसे इकोनॉमी का अगर आपका एक सेक्शन तैयार है बहुत अच्छे से इंटरनेशनल ट्रेड का, जहाँ पर आपको ये पता हो कि कितना हमारे पास ओवरऑल, जैसे कि अगर मैं कहूँ तो $547 बिलियन का ओवरऑल इंडिया का ट्रेड है, तो उसमें कितना ट्रेड हमारे पास इंपोर्ट का है और कितना शेयर एक्सपोर्ट्स का है, तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पर दे सकते हैं। अगर फिगर्स होंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें हमें ये भी पता चलता रहेगा कि कितना फिगर्स में हम यूएसए के साथ जुड़े हैं और कितना हमारे साथ चाइना का लिंकेज है। तो इन सारी इन्फॉर्मेशंस को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं एशियान की बात करूं तो अराउंड $67 बिलियन का इंडिया का एशियान देशों के साथ कोलैबोरेशन है। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं बात करूं जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि हमारा ट्रेड शेयर है उनके साथ। बिल्कुल ऐसे ही हांगकांग का शेयर है, तो हांगकांग का अराउंड 4.3 के आसपास है। तो ये अगर हमारी फिगर्स हमें पता हो तो अपने इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर हम देंगे तो देखिए एक तो वेटेड डेटा आएगा, दूसरी बात हमें ये पता चलेगा, हम फिगर्स के बेसिस पे दिखा सकेंगे कि देखिए 2017 में ऐसा था, 18 में ऐसा हुआ, 19 में ऐसा हो रहा है और 20 में ऐसा हुआ। तो जब हम एक फिगर्स की बेसिस पे अपनी रिपोर्ट्स और समरी और एनालिसिस के बेसिस पे बात करते हैं तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली एक वेटेड आंसर और एक ये कहा जाए कि अट्रैक्टिव क्वेश्चन का आंसर बन के सामने आएगा। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन नंबर 10 जिसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। उत्तर पूर्वी भारत में क्षेत्रीय विकास की रणनीति से जुड़े मुद्दों की व्याख्या कीजिए। अब देखिए क्षेत्रीय विकास की रणनीति की बात करें अगर, तो जैसे जो हमारा एक रीजन है मणिपुर का, जैसे हमारे पास रीजन है नागालैंड का, असोम का, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, तो अगर हम देखें तो ये सारे के सारे जो रीजन्स हैं ये काफ़ी सेंसिटिव रीजन्स हैं। यहीं पे बोडोलैंड की समस्या, यहीं पे अगर हम बात करें तो गोरखालैंड की समस्या, फिर ट्राइब्स की प्रॉब्लम। तो कहीं पर मेघालय की कोई ट्राइब्स हैं जिनको कहा जा रहा है कि आप मिज़ोरम की साइड जाइए। तो ये जो कंट्रीज़ मतलब स्टेट्स में जो ये प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, इससे हमें जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है उस पर कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ रहा है। अब यहाँ पर जो हमारे इश्यूज़ हैं, तो एक सबसे पहला जो इशू है तो वो कल्चरल इशू है। डिफरेंट टाइप की ट्राइब्स हैं उस रीजन में, तो डेफिनेटली उनके कल्चर्स भी कुछ डिफरेंट हैं। अब जब डिफरेंट उनके कल्चर्स हैं तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अब जब कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो वहाँ की जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है उसमें ऑब्स्टेकल है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो देखिए वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम, जैसे कि बांग्लादेश है, जैसे कि तिब्बत है, भूटान है, म्यांमार है, तो आप देखिए ये सारी एक प्रॉब्लम ऐसी है कि जो ये ओवरऑल मतलब सारी प्रॉब्लम मैं इसको कह सकता हूँ कि हमारी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में ये एक ऑब्स्टेकल है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली यही नहीं पता है कि कितने नंबर ऑफ पीपल वहाँ पर रिसाइड हो रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इसमें जो घुसपैठिए हैं उनके भी नंबर्स देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है हमारे रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का। तो देखिए दो इश्यूज मैंने बताया, एक कल्चरल इशू, एक मैंने बताया आपको इन्फिल्ट्रेशन का। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक टेरेन यानी कि जो वहाँ की ज्योग्राफी है वो भी कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टेकल और कोई ना कोई एक जिसे कहा जाए कि बिंदु ऐसा है कि जिसको हम ये कह सकते हो कि नहीं भाई ये ऐसा नहीं होगा, कि इसके कारणवश डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जो होगी उसमें कहीं ना कहीं इशू हमें आता हुआ दिखेगा। तो ऐसे ही हम अपने इश्यूज़ को जो हमारी रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की उसको हम बता सकते हैं। फिर देखिए कल्चरल, और अगर मैं इसमें भी कुछ और पॉइंट्स को ऐड ऑन करना चाहूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि देखिए जो वहाँ का कल्चर है वो हमारे ओवरऑल इंडिया का जो कल्चर है उससे फार मोर डिफरेंट है।
तो ये सारे इश्यूज हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम या फिर इश्यूज क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन नंबर 11 था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन इन रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी। यूपीपीएससी 2018 अगर आप देखें तो 2016, 17, 15, 18 कोई भी यूपीपीसीएस का ऐसा पेपर नहीं गया हो जिसमें इंडियन ओशन की जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को ना बताया गया हो। तो फिर जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्क्राइब किया कि इंडियन ओशन की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसी कनेक्टिविटी है, क्यों इसको इतना ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम अपने इस क्वेश्चन में दे सकते हैं। अब अगर साथ ही साथ मैं बात करूं तो देखिए कोई भी करंट में ऐसी मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कोई बुक ऐसी है जहां पर हम टोटली जियो पॉलिटिक्स के सारे इशूज़ को कवर कर पाएँ। लेकिन एक मैगज़ीन है जिसका नाम आपने भी सुना होगा, वर्ल्ड फोकस। तो वर्ल्ड फोकस एक ऐसी मैगज़ीन है जिसके अंदर कंटिन्यूअसली जैसे कि इंडियन फॉरेन जो हमारे रिलेशंस हैं कंट्रीज़ के, डिप्लोमेसी के, उनके ऊपर इश्यूज़ आते हैं डिफरेंट। तो जो इश्यूज़ आते हैं उसके अंदर बहुत सारा ऐसा स्टडी मटेरियल मिलता है जिसमें हमें ऐसी इंफॉर्मेशंस की बहुत सारी जो कहा जाए डेटा पॉलिसीज़ की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अगर हम उसको भी फॉलो करें तो हमारे जो ये जियो पॉलिटिक्स से जुड़े क्वेश्चंस हैं जो कंटेम्प्रेरी ना होकर एक डायनामिक पोर्शन है। जैसे कि अगर आप देखें तो 2014 में जब हमारी नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो देखिए हमारी गवर्नमेंट के इंटेंशन का क्या था, जो जितने भी हमारे नॉमिनल हेड्स हैं जो हमारी सार्क कंट्रीज़ हैं उन सबको न्योता दिया गया और उनसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं देन, तो उन प्राइम मिनिस्टर की जो मतलब शपथ ग्रहण समारोह था तो वहाँ पर सबको न्योता दिया गया और उनसे इसीलिए उन सारी कंट्रीज़ को बुलाया गया क्योंकि हमारी कंट्री की ये स्ट्रेटजी रही है सबसे पहले पड़ोसी, और इन सारी ही कंट्रीज़ के साथ हमारी ट्रेड रिलेशंस भी हैं जैसे कि बांग्लादेश, साथ ही साथ बात करें तो श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो इन सारे की सारी कंट्रीज़ को हमने इनविटेशन भी दिया, काहे के लिए, जो हमारे शपथ ग्रहण समारोह हुआ था 2014 की जब एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो देन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो वहाँ की अगर मैं बात करूँ तो देखिए वो कैसे रिलेशंस थे। फिर 2019 में आए अगर तो आप देखिए कि कुछ नई पॉलिसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, तो कुछ नई पॉलिसीज़, कुछ नए डिप्लोमेटिक रिलेशंस, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। आज देखिए आप जैसे कि नेपाल है, तो नेपाल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो मैं ये आपसे कहूँगा कि जो नेपाल है इसका मैक्सिमम ट्रेड पार्टनर इंडिया रहा है। पर आज ऐसी सिचुएशन आ गई है कि देखिए जो काला पानी डिस्प्यूट हुआ, तो काला पानी डिस्प्यूट जो है वो उत्तराखंड, नेपाल और तिब्बत के ट्राई जंक्शन पे है। यानी कि जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का लिपू लेक हमें पास मिलता है जहाँ से कैलाश मानसरोवर के लिए रास्ता गया है। तो आप ये देखिए वहाँ से बहुत समय से हम लोगों की कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए काम चल रहा था या फिर उस पास का हमेशा से इस्तेमाल होता था। लेकिन अभी आप देखिए बिल्कुल रीसेंट इश्यूज जो नेपाल ने अपना नया मैप वगैरह लेके आया, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं कुछ अराइज हो गई हैं। तो अगर आप देखें तो रिलेशंस में चेंजेस आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश की, तो देखिए अभी जब हमारी ये गवर्नमेंट एनडीए की फॉर्म हुई थी 2014 की, तो लैंड बाउंड्री एक्ट इंडिया ने बांग्लादेश के साथ साइन किया था और बहुत सारा रीजन ऐसा था जो बांग्लादेश को दिया और बहुत सारा रीजन बांग्लादेश ने इन रिवर्स हमारी कंट्री को दिया। तो वहाँ पर एक डिस्प्यूट हमें देखने को मिल रहा था कई सालों से कि कुछ ऐसे रीजन्स थे जहाँ पर बांग्लादेश ऑक्यूपाई थे, कुछ रीजन्स ऐसे थे जहाँ हमारे इंडियंस के पास थे, लेकिन वो रीजन्स कहीं ना कहीं बांग्लादेश के नियर मोस्ट थे। तो ऐसे ही कुछ चौकियों को ट्रांसफ़र किया गया बांग्लादेश को, और बांग्लादेश से जो ऐसी टेरिटरीज और चौकियाँ थीं जो इंडिया के लिए ज़्यादा यूज़फुल थी, तो उस रीजन को इंडिया में इंक्लूड कर दिया गया। तो ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इनमें चेंजेस हमें रीजन टू रीजन देखने को मिलते हैं और चेंजेस भी इनमें आया करते हैं। तो आप उन सारी इन्फॉर्मेशंस को यहाँ 2018 के जो बिल्कुल लेटेस्ट सिनारियो है वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जो आपके करंट के रिलेशंस हैं तो आप पहले कुछ उनका पास्ट, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं कि जैसे
1815 से और बात करूं अगर मैं, तो ट्रीटी ऑफ सगौली नेपाल की बात करूं अगर, 1718 की बात करूं अगर मैं आपसे, तो वहाँ से रिलेशंस की कुछ बैकग्राउंड को देखते हुए लाइए। अगर आपने जैसे एक सिविल सर्विस के एस्पायरेंट हैं तो उस पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप रिलेशंस को कंट्रीज़ के साथ वहाँ से देखिए। अब जैसे कि बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश मैप पे आने से पहले और इसके मैप के आने में इंडिया ने इसको बहुत सपोर्ट किया है हमेशा से। तो एक बहुत, जिसे कहा जाए कि एक इम्पॉर्टेंट अलाय रहा है बांग्लादेश इंडिया का। पर बांग्लादेश के साथ अगर हमारे कोई ट्रेड रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं या कोई भी ऐसी बात हो रही है तो ये एक इशू का मैटर है, तो हमें ये देखना पड़ेगा और एक, जिसे कहा जाए कि क्लोजली एनालाइज भी करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो जो पॉलिसीज़ के चेंजेस होंगे तो आप उसको स्टडी करेंगे तो आपके माइंड में वो सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहेगी। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। प्रेजेंट ए क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द ट्राइबल रीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के जनजातीय क्षेत्रों की कल्याणकारी योजनाओं की समस्याओं एवं संभावनाओं की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन हमसे सबसे लेटेस्ट एग्जाम यूपीपीएससी 2018 का, उसमें पूछा गया। तो देखते हैं कुछ इसका डिस्क्रिप्शन। भारत के जनजातीय क्षेत्रों की अगर हम कल्याणकारी योजनाओं की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो हमें कुछ कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे कि अगर मैं इस कल्याणकारी योजनाओं की बात करूं तो जैसे वन बंधु के नाम से, फिर अगर हम बात करें तो ट्राइफेड जैसे कि एक इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि जो काम ही सिर्फ यही करता है, यानी कि जो उसका काम, जैसे आपने नाम सुना होगा ट्राइफेड, ठीक। तो ट्राइबल फेडरेशन के संदर्भ में, यानी कि जो ट्राइबल मार्केटिंग फेडरेशन के रूप में अगर मैं कहूँ तो ये पूरा का पूरा ट्राइफेड वर्क सिर्फ इसी इंटेंशन से करता है कि जो हमारे ट्राइबल रीजन्स हैं वहाँ पर जो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि जो वहाँ की प्रोड्यूस है उसको अच्छे से अच्छे दामों को दिलवाना। तो कुछ ट्राइफेड है जिनका पोर्टल्स भी चला करते हैं। ट्राइफेड ने कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो अपने स्तर से चला रखी हैं, तो ये एक संस्था के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कुछ मैंने आपको एक आउटलाइन के तौर पे कुछ नाम बताए आपको। तो जो जनजातीय क्षेत्र हैं, तो जैसे जनजातीय क्षेत्र हैं तो वहाँ पर कृषि से संदर्भ में, मतलब कृषि के लिए वो लोग टोटली डिपेंडेंट हैं। कोई भी आपको ऐसा जनजातीय क्षेत्र नहीं मिलेगा जहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह लगी हों। अब इन जनजातीय क्षेत्रों के लिए और उन क्षेत्रों में जो जनजातियाँ रहती हैं उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। अब देखिए, वहाँ पर सबसे बड़ी अगर मैं समस्याओं की बात करूँ तो एक तो समस्या ये है कि हर जनजाति का एग्जैक्ट डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। हम ये कह नहीं सकते हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन में, जैसे कि कोई एमपी के बॉर्डर पे है, जैसे कि अगर कोई बिहार बॉर्डर पे है, झारखंड में है, संथाल है, अगर हम किसी की बात करें कोल है, कोई भी ऐसी जनजाति, तो अगर हम उन जनजातियों की बात करें तो एग्जैक्ट नंबर्स हमारे पास नहीं है। फिर बहुत सारी जनजातियों के पास में हम ये भी कह सकते हैं जो लोग हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं हैं। अब अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसका एक सबसे बड़ा इशू ये भी देखने को मिलता है कि जो ये कहा जा सकता है कि जैसे आधार नहीं है, जैसे कि राशन कार्ड नहीं है, तो इस टाइप की चीज़ें उनके पास अवेलेबल नहीं है। अब वहाँ पे कैंप लगवाना और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बनवाना, ये भी एक टास्क का काम है। तो ये सारी यहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। फिर अगर हम बात करें तो जैसे कि एक इशू मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड बताया। फिर अगर मैं दूसरी बात करूँ तो जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स में एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है वो ये कि जितनी भी स्कीम्स वगैरह चलाई जा रही हैं ये मेनली फॉरेस्ट रीजन्स के लिए चलाई जा रही हैं, लेकिन अब वहाँ पे हो क्या रहा है, उतनी अच्छी लिंकेज नहीं है। यानी कि लिंकेज का संदर्भ ये कि अगर जैसे कोई मार्केटिंग, मतलब कोई ट्राइबल रीजन किसी एक फॉरेस्ट के डेंस रीजन में रह रहा है तो उसकी शहरों से जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये पता ही नहीं चल रहा है कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो उनको चलाई जा रही हैं। फिर अब ये सब जो आदिवासी या फिर हमारी जनजातियाँ हैं, इन सब के बारे में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर बहुत अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है, रोड्स की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल फ़ोन्स के लिए टावर्स नहीं है, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है। फिर कुछ जो हमारा जैसे संचार तंत्र है उससे भी ये क्षेत्र नहीं जुड़े हैं, तो उसमें एक ड्रॉबैक ये देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई अपडेट
उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि कौन सी स्कीम चलाई जा रही है, किसके लिए चलाई जा रही है, क्या उससे लाभ मिल सकता है। तो एक ये बात। फिर अगर हम बात करें तो जो जनजातियां हैं, शिक्षा का स्तर बिल्कुल ना के बराबर, मतलब बहुत कम हमें शिक्षा का स्तर देखने को मिलता है, और महिलाओं में तो खास तौर पे ही। फिर अगर हम बात करें तो देखिए ये सारी की सारी हमें एक समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अब अगर हम बात करें संभावनाओं, जैसे कि समस्याएं और संभावना, अब अगर संभावनाओं के रूप में अगर मैं बात करूं तो देखिए जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन होता है उसमें आपको दोनों बातें बताना पड़ती हैं, जैसे कि निगेटिव भी बताया और प्लस भी बताया। तो जैसे अगर हम इसके प्लस बताएं तो बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके द्वारा ये हुआ कि सारे के सारे जो जनजातीय क्षेत्र थे उसमें बहुत सारे लोग बायोमेट्रिक सिस्टम से जुड़े। वहाँ पर अगर सरकार कोई उन्हें सस्ते दर पर चीज़ें उपलब्ध करा रही है तो उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिली। फिर कई जगह पे कैंपिंग के प्रोग्राम्स हुए, बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा गया, कैंपिंग लगाई गई। तो ये जो सारे कुछ प्लस पॉइंट्स हैं ये हमारी वेलफेयर स्कीम्स में लिख सकते हैं। फिर मैं अगर आपसे बात करूं तो देखिए एक सबसे बड़ा क्रिटिकल इवैल्यूएशन जिसको मैं मानता हूं आज तक, रूट लेवल पे मैक्सिमम केसेस में मैंने यही देखा है कि जो स्कीम है जो कोई भी इनिशिएटिव है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है जहाँ के लिए वो चलाया गया है, या फिर इसमें कहीं ना कहीं हमें करप्शन देखने को मिलने लगता है। तो मैं इसके लिए यही कहूँगा कि जो हमारी ट्रांसपेरेंसी सिस्टम है, जो डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, जो डिजिटलाइजेशन पे फोकस किया जा रहा है, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमारी ट्राइबल एरिया से जुड़ी हुई जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको एक जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं दूर करा जा सके, जो उनके अंदर कुछ आउटपुट्स हैं, यानी कि कुछ ये कहा जाए कि जो संभावनाएं हैं जिनसे कुछ सुधार देखने को मिल सकता है, तो वो काफ़ी अच्छा होगा। और अगर हम बात करें तो देखिए जो ट्राइबल रीजन्स हैं ये मेनली फॉरेस्ट रीजन्स में होते हैं। अब ये फॉरेस्ट रीजन में है तो देखिए वहाँ पर नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज़ हैं, तो इनसे और उन एनिमल स्पीशीज़ का कहीं ना कहीं इंटरेक्शन हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बहुत अच्छे लेआउट के रूप में पहले एक पूरा प्रोफार्मा बनाना पड़ेगा, फिर हम कुछ उसके ऊपर अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसे ही अगर देखिए प्रॉब्लम्स की बात थी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ट्राइबल रीजन्स में। सबसे मेजर एक और देखिए प्रॉब्लम की बात करें इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी भी इतनी जगह हमारे पास सप्लाई में अभी नहीं पहुंची है, यानी कि इन ट्राइबल रीजन्स के बारे में भी ये कहा गया। और जो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि एक आपने नाम सुना होगा स्कीम का, विद्युतीकरण योजना, ठीक है। तो अगर हम ग्राम विद्युतीकरण की बात करें, अगर हम शहरी विद्युतीकरण की बात करें, यानी कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन के संदर्भ में बात की जा रही है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कीम्स हैं कुछ, जैसे कि पानी का सप्लाई, जैसे कि अगर हम बात करें तो कुछ जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं वो ये कहता है कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर सेटलमेंट है तो यहाँ पर 4 पोल लगे हैं, ठीक। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई पहुँच रही है तो वो उसको एक विद्युतीकरण या फिर उसको टोटली इलेक्ट्रीफाइड सेटलमेंट के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन अभी वहाँ पर घरों में इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस हैं नहीं हैं, ये चीज़ उस इलेक्ट्रिफिकेशन के फंडामेंटल बेसिक्स में नहीं आएगी। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि अगर इलेक्ट्रिफिकेशन, जैसे कि 2018 में एक टारगेट था कि पूरे भारत का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा, तो जो विद्युतीकरण है तो वो इस संदर्भ में है कि उन गांवों तक बिजली की सप्लाई और कनेक्टिविटी जोड़ दी गई है। लेकिन अभी एक एक हाउस होल्ड्स में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, ये बात उसमें इंक्लूड नहीं होती है। तो इन दोनों ही बातों में डिफरेंस है। तो ये कुछ हमारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें देखने को मिलती हैं हमारी इस टाइप की वेलफेयर स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशंस में, और साथ ही साथ उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो क्या हमारे नेगेटिव ड्रॉबैक्स हैं वो हम लिख सकते हैं, साथ ही साथ कुछ प्लस पॉइंट्स हम उसमें ऐड ऑन करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन स्कीम्स के बारे में मैं आपसे फिर कहूँगा कि आपको ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए, जैसे ट्राइफेड क्या काम करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जो हमारी वन बंधु कल्याण योजना है, जैसे कि अगर हम बात करें तो ट्राइबल रीजन से जुड़ी जितनी और स्कीम्स हैं जो भी आपके पास होती हैं, तो वो आप अपने पास अपडेट रखें और उन स्कीम्स को यहाँ पे मेंशन ज़रूर करें, जहाँ पर आप ये भी लिखा के बताएंगे कि ये स्कीम इस ईयर में शुरू हुई, इस टारगेट से शुरू की गई। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो देखिए ट्राइबल फेडरेशन के लिए एक और स्कीम है जहाँ पर उन्होंने क्या किया है, ट्राइबल हार्ट्स लगाने की बात की है, यानी कि जो अलग अलग ट्रेड फेयर्स लगती हैं हमारी कंट्री में,
वहाँ पर एक पूरा काउंटर जिसमें हम सिर्फ ट्राइबल आर्ट्स और वहाँ से जुड़े जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उसको हम सेल आउट करेंगे या फिर उसका डिस्प्ले करेंगे। तो ये सब कुछ हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ट्राइफेड के द्वारा। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन नंबर 13 था जिसको हमने एनालाइज किया। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रेजेंट क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का वर्गीकरण एवं लक्षण प्रस्तुत कीजिए। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया बीपीएससी 6062 में। तो यहाँ पर पहले मैं आपको कुछ एक इमेज है उसको दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ तो जो हमारी जैसे बाउंड्री है एंटीसीडेंट, ये एक टाइप की जिसमें कंट्री ए और कंट्री बी दोनों जो डिवाइड होंगे किसी रिवर के थ्रू, किसी खाड़ी के थ्रू, किसी झील के थ्रू या फिर किसी माउंटेन्स के थ्रू। तो देखिए जो हमारी इस तरीके का डिवीज़न होगा जिसको कोई एक वाटर बॉडी डिवाइड करेगी, तो हम बात करेंगे एंटीसीडेंट यानी कि अनुवर्ती। फिर अगर हम सेकंड टाइप पे चलें तो एक सेकंड टाइप का सबसे इम्पॉर्टेंट हमें ये देखने को मिलेगा यहाँ पर, जिसे कहा जाए कि जो एक कंट्री होगी और दूसरी कंट्री, इन दोनों के बीच में डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं वो मिल रहे होंगे। यानी कि जैसे इस वाली की तरफ अगर हम देखें तो बिल्कुल अलग, और इस तरफ की वालों को अगर हम देखें तो बिल्कुल अलग। तो यहाँ पर हमें जो सेटलमेंट्स हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स के देखने को मिल रहे होंगे। यानी कि उस साइड में कुछ अलग कल्चर, अलग सेटलमेंट्स के, और इधर की साइड कुछ अलग। फिर अगर हम देखें तो जैसे परवर्ती। फिर अगर हम बात करें थर्ड टाइप यानी कि सुपर इम्पोज्ड, तो देखिए सुपर इम्पोज्ड कुछ इस तरीके का होता है जो दिखता तो वैसा नहीं है जैसा वो होता है। यहाँ पर एग्जैक्टली कोई एक आउटसाइड फोर्स यानी कि कोई ट्रीटी वगैरह लगा दी गई हो, जैसे कि आपने देखा 49th पैरेलल, तो ये यूएस और कनाडा के बीच में। तो ऐसे ही कोई एक पर्टिकुलर लाइन को ये मान लिया जाए कि वो दोनों कंट्रियों को डिवाइड करेगी, तो उसको हम कहते हैं सुपर इम्पोज्ड। और अगर हम बात करें फोर्थ टाइप की यानी कि रिलिक, तो रिलिक में जो हमारी बाउंड्री है ये मेनली पॉलिटिकल चेंजेस स्टिल ए विजिबल इम्प्रिंट ऑन द लैंडस्केप। यानी कि हमें कोई ऐसी बाउंड्री पर्टिकुलरली किसी रीज़न से तो वो हमें नहीं दिखेगी, लेकिन हुआ क्या है, जैसे कि कभी कोई कंट्री, जैसे कि अगर मैं कहूँ साउथ अफ्रीका में लिसोथो, तो देखिए आप वो ओवरऑल साउथ अफ्रीका की अंदर ही लिसोथो लाई करता है। तो ये जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम ना किसी बाउंड्री से डिनोट कर सकते हैं, ना किसी पैरेलल लॉन्गिट्यूड से, लैटिट्यूड से, या फिर हम किसी रिवर से, वाटर बॉडीज से, तो हम उन सब को क्या करेंगे, एक हम फोर्थ टाइप में यानी कि रिलिक टाइप की बाउंड्री में उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज थी। तो अब बात करते हैं, तो एक ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो 4 टाइप की बाउंड्रीज थी जो मैंने मेनली आपको यहाँ पर दिखाई। अब यहाँ पर अगर इस टाइप की कोई ऐसी हमें क्वेश्चन मिलता है जो बिल्कुल एक बुकिश बेस है, तो यहाँ पर बस आप ये कर सकते हैं कि जो वो टाइप्स हैं उनको तो बताइए, और साथ ही साथ वहाँ पर आप कंट्रीज़ के एग्जाम्पल्स को भी बताइए कि कौन सी कंट्री में हमें कौन सा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। अब जैसे कि कोई वाटर बॉडी है, कोई रिवर है, कोई लेक है, अगर किसी कंट्रीज़ को वो डिवाइड कर रहा है तो आप उसको वहाँ पर एग्जाम्पल में देके बताइए। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमें कोई कल्चरल ग्रुप के बिहाफ पे अगर हम बात करें, तो जो कंट्रीज़ में डिवीज़न है तो उसको हम एग्जाम्पल के साथ डिनोट करें कि हमारी इन कंट्रीज़ के साथ में हमें ये एग्जाम्पल देखने को मिलता है। थर्ड वन की बात करें अगर सुपर इम्पोज्ड कोई ट्रीटी से, तो जैसे मैंने आपको ट्रीटी का एग्जाम्पल दिया कनाडा में, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फोर्थ वन यानी कि उसमें हमें कोई भी एक एक्स्ट्रा फीचर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम अपने इस क्वेश्चन नंबर 15 में दे सकते हैं। तो टाइप्स पहले बताइए बाउंड्रीज के बारे में, और फिर एग्जाम्पल्स के साथ उसको ब्रीफ करते चले जाइए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मेंशन द प्रॉब्लम्स एग्जिस्टिंग ऑन इंटरनेशनल लैंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमाओं पर विद्यमान समस्याओं का उल्लेख कीजिए।
ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी 6062 में। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सबसे पहले इंटरनेशनल लैंड बाउंड्रीज। तो अगर लैंड बाउंड्रीज पे देखें तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है वो एक तो ये, जैसे कोई हमारी कंट्री हो या कोई भी एक टेरिटरी, ये चारों तरफ से पानी से घिरी हो, तो आप देखें कोई भी चीज़, अगर कोई भी नाव दूर से आएगी तो हम उसको बहुत दूर से पता कर लेंगे कि कुछ हमारी तरफ चीज़ें आ रही हैं। और हमें अपनी बाउंड्री को सिक्योर करने में भी बहुत ज़्यादा, जिसे कहा जाए कि नवल बेसिस को नवल आर्मी को यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे कि अगर हमने एक टावर लगाया यहाँ पर, और इस टावर से सपोज़ करें हमें 2 किलोमीटर आगे तक के सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही है, तो आप देखिए कितना ईजी है, एक ही पर्सन कितना बड़ा रेंज में काम कर रहा है। फिर अगर हम ऐसे ही दूसरा टावर, फिर ऐसे करके हम टावर्स के बेसिस के ऊपर अपने कोस्ट गार्ड्स और नेवल आर्मी को मतलब डिप्लॉय कर दें, तो एक ऐसी टेरिटरी जिसके चारों तरफ वाटर है, तो उसकी सेफ्टी आसान होगी। लेकिन अब अगर मैं ये कहूँ कि ये कोई हमारे पास लैंड बाउंड्री है, ठीक है, अब इस लैंड बाउंड्री के लिए अब आप देखें, सपोज़ करें इस पूरे का डिस्टेंस जो है मैंने माना 5 किलोमीटर, ठीक। तो अब आप देखिए कि जो नवल आर्मी थी, जब एक टावर के ऊपर एक बंदा या एक पर्सनल डिप्लॉय था, तो वो अकेले 5 किलोमीटर को देख ले रहा था। लेकिन अगर लैंड बाउंड्री होगी तो क्या आपको ऐसा लगता है कि एक बंदा उस 5 किलोमीटर तक के दूसरे बंदे को देख सकेगा? नहीं देख पाएगा, क्योंकि हमारी जो लैंड बाउंड्री है वो एक टेरेन रीजन में आती है, जैसे कि माउंटेनियस रीजन्स में। तो आप देखें कि कोई, हम अगर एक हिल पे अपने कुछ आर्मी पर्सनल को डिप्लॉय करते हैं, तो हो सकता है कोई साइड वाइज किसी भी टनल उनल के माध्यम से वो हमारे पास इंटर कर जाए, यानी कि कोई इन्फिल्ट्रेशन, या फिर हमको ये कह सकते हैं कि कोई घुसपैठिया अंदर आ सकता है। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम अपनी पूरी लैंड बाउंड्री जो है उसकी हम फेंसिंग करा सकें और साथ ही साथ हम उसके ऊपर निगरानी भी रख सकें। ये एक बहुत टास्क है अपने आप में, क्योंकि आप देखिए, एक तो फेंसिंग का बहुत एक्सपेंस, सेकेंडरी अगर हम बात करें तो एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक फेंसिंग के अलावा वो ये कि अगर कोई नेचुरल कैलामिटी हमें मिलती है या कोई फ्लड रीजन मिलता है, तो जैसे कि कोई रिवर मिली, तो उस रिवर के रीजन में हमें एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट उस पर ये मिलेगा देखने को कि यहाँ पर जब फ्लड का टाइम आएगा या फिर रिवर की वाटर लेवल की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो एक सबसे बड़ा ये मिलेगा कि जो यहाँ पर फेंसिंग की गई होगी वो डेफिनेटली क्या हो जाएगी, बहा दिया जाएगा या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी इधर से, और हम एक पूरी रिवर को तो कवर वैसे भी नहीं कर सकते थे। तो ये कुछ हमारे पास लैंड बाउंड्री से जुड़ी प्रॉब्लम्स। फिर अगर हम बात करें तो जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट एक नाम जो मैं जिसको देखूं तो जैसे डेजर्ट रीजन है, तो डेजर्ट में हम सिर्फ कुछ किलोमीटर तक ही विजिबिलिटी जो हमें दिखती है, मतलब जहाँ तक हम देख सकते हैं, तो वो बहुत नियर बाई। अब जैसे कोई डस्ट का स्टॉर्म है, तो उस डस्ट के स्टॉर्म पे एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये मिलेगा कि जैसे जो विजिबिलिटी थी वो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे की नहीं होगी, बहुत कम दूरी की, जैसे कि 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के करीब की हम कह सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम जो हमारी लैंड बाउंड्री से जुड़ी, तो एक फेंसिंग की प्रॉब्लम, एक विजिबिलिटी, जैसे कि जो हमारा डेजर्ट रीजन है राजस्थान वाला, तो वहाँ की अगर हम बात करें तो विजिबिलिटी बहुत दूर तक नहीं है, डस्ट स्टॉर्म्स हैं वहाँ पे, तो निगरानी करना एक बहुत मुश्किल बात। फिर कुछ हमारे पास जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर हर एक पहाड़ पर जो हम अपने आर्मी पर्सनल्स को डिप्लॉय करते हैं, तो वो ये भी एक बहुत मुश्किल की बात है कि हम हर रीजन को आर्मी पर्सनल से डिप्लॉय कर सकें। ऐसे ही अगर हम देखें अपना, जैसे आपने भी देखा होगा कई सारी मूवीज़ में कि जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ वगैरह हैं, तो उसके नीचे से कैसे लोग निकल के चले आते हैं और कैसे लोग अपनी दूसरी कंट्रीज़ में पहुंच जाते हैं। तो ये सारी कुछ हमारी लैंड बाउंड्रीज से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं। फिर साथ ही साथ एक और अगर हम देखें तो एक ह्यूमन इन्फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस, वो कुछ ऐसी, जैसे कि जो हमारी बाउंड्रीज़ के रीजन है, तो वहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे हमने इंसिडेंट्स देखे कि वहाँ पर लोग, जैसे कि आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, जो एक तरीके से ब्रोकर्स हैं, जिनको
इन बाउंड्रीज के बारे के लूप होल्स के बारे में पता है और वो लोग उस लूप होल्स के मैनर से क्या करते हैं, जो घुसपैठिए हैं उनको हमारी कंट्रीज़ में और बाहर जाने के लिए दोबारा उनको हेल्प करते हैं। तो ये भी सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी लैंड बाउंड्री से जुड़ी। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 16। ब्रिंग आउट द जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन ओशियन एरिया। हिंद महासागर क्षेत्र का भू राजनीतिक महत्व स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, कोई भी ऐसा ईयर नहीं गुजरा, इस क्वेश्चन को मैंने, ये मेरे वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसको मैंने सिर्फ यहाँ पर इसीलिए इंक्लूड किया कि मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप जो इंडियन ओशियन है उसकी इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि आप जब भी बीपीएससी का पेपर देंगे, यूपीएससी का, यूपीपीएससी का, तो मैं ये कह सकता हूँ यूपीपीएससी और बिहार पीसीएस या बीपीएससी, इन दोनों में डेफिनेटली आपकी मुलाकात इंडियन ओशियन से जुड़े जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस से पूछे गए क्वेश्चन से ज़रूर होगी। तो मैंने कई सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस पे आंसर्स में डिस्क्राइब की, जो हमारे इंडियन ओशन की इम्पोर्टेंस को लेके थी। तो अब जैसे कि अगर हमारे इंडिया की बात करें तो जैसे कि पर्ल थ्योरी की बात की गई है, तो जैसे कि हमारे पास किस तरीके के फॉरेन रिलेशंस में जो हमारी कंट्री डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना रही है उनकी हम ख़ास नज़र रखें। तो इंडियन ओशियन में जो भी एक्सरसाइजेज हैं जो होती हैं, जो हमारे नवल बेसिस हैं जो वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, तो मैं उनके बारे में ये आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को ज़रूर अपडेट रखिए और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर तैयार करिए जो हमारे इंडियन ओशन से लेके पूछे जा रहे हैं। तो जैसे कि इंडियन ओशन के बारे में एक और बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसको आप ध्यान रखिए कि जो इंडियन ओशन है ये गेटवे माना जाता है हमारी कंट्री का। तो यहाँ पर आप फॉरेन पॉलिसी जो चेंजेस आए हैं 14 से लेके 19 के बीच में, तो जितना अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर पाएँ, जितना अच्छा सा आप अट्रैक्टिव मैनर में अपने आंसर को फ्रेम कर पाएँ, कहाँ से आप उसको लेके चलेंगे, कैसा आप उसको इंक्लूड करेंगे। अब जैसे कि देखें तो कभी भी फॉरेन पॉलिसी जो होती है मेनली 5 ईयर्स के लिए ही मानी जाती है। जैसे कि हमारी कंट्री में आपको पता है कि गवर्नमेंट का टेन्योर 5 ईयर्स का है, तो अगर 5 ईयर्स का है तो हमें यहाँ पर यही काम करना होगा कि हम हर 5 ईयर्स के स्पैन के ऊपर नज़र रखें। जैसे कि अगर हम पहले देखें 9 to 14, फिर देखें 14 to 19, फिर 19 to 24, तो कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशंस को हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमारा इंडियन ओशियन के जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को दिखाएगा। कैसे, जैसे कि अगर मैंने आपको मैरीटाइम सिल्क रूट की बात की थी, तो उन सारी इन्फॉर्मेशंस को आप बता सकते हैं कि जैसे चाइना अपना इंडियन ओशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं, पर्ल थ्योरी की बात की गई है, तो कैसे कैसे हम लोग अपनी फॉरेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इंडियन ओशन में इंक्रीज कर रहे हैं। तो कैसे इंडिया चाइना से कन्फ्रंट करेगा, कैसे दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इंडियन ओशन को एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना है, तो वो अपने जो नवल बेसिस बना रहे हैं, तो उनके लिए इंडिया का क्या पॉलिसी होगी, कहाँ पर कौन सी कंट्री के साथ इंडिया के कैसे रिलेशंस हैं। अब जैसे कि रिलेशंस हैं तो देखिए, एक आर्मी के तौर पे हम कह सकते हैं जैसे कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बना और उसके अंदर कुछ कंट्रीज़ आ गई और उन कंट्रीज़ ने आपस में इस बात के ऊपर साइन किया कि अगर कभी भी कोई वॉरफेयर होगी, कोई लड़ाई होगी, तो क्या करेंगे, हम सब अपनी अपनी आर्मी को मिला लेंगे। ऐसे ही कभी कभी जैसे हम बात करें तो कभी एयरफोर्स स्टेशंस को देने के लिए कंट्रीज़ अपना आपस में एग्रीमेंट करती हैं, तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ऐसे ही आपको इंडिया के बारे में जैसे लुक ईस्ट पॉलिसी है, तो ट्रेड पॉलिसी चल रही है। फिर अगर हम बात करें तो जो हमारे नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी है उसके बारे में बात करें, तो ये सब जो रिलेशनशिप है कैसे बन रहे हैं और कैसे चेंज हो रहे हैं, उनकी आप इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पर ज़रूर इंक्लूड करिए, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपके ट्रेडिशनल क्वेश्चंस को कुछ नए रूप में रिप्रेजेंट कर सकती हैं। जैसे कि ये कहा जाए ना कि एक रीमेक है, तो अगर वो रीमेक है तो आप उसके अंदर किससे चीज़ों को, जैसे कि आप देखिए मैक्सिमम रीमेक्स जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं,
लेकिन कुछ रीमेक्स ऐसे भी हैं जो मूवीज़ में जो अच्छे चले। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस की बात की जाए तो आप अगर रीमेक दे रहे हैं तो कुछ उसको ऐसा बनाइए कि वो ट्रेडिशनल से और अच्छा ही होके सामने आए, अन्यथा फिर आप ट्रेडिशनल को फॉलो करिए और एज़ यूजुअल उसको एक अपनी वर्ड लैंग्वेज में लिखते चले जाइए। तो ये कुछ हमारा आज का जियो पॉलिटिक्स यानी कि भू राजनीतिक के संदर्भ में, यानी कि जो हमारी सरकार जो नीतियां बनाती है देशों विदेशों के साथ संबंधों की, कैसे व्यापार संबंध बढ़ेंगे, कैसे हमारे जो आर्मी रिलेशनशिप्स हैं, जैसे कि कुछ सिक्योरिटी रिलेशनशिप्स हैं, तो उन सारों की बात हमने आज अपने इस वीडियो में की। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर ऑल एंड हैव अ नाइस डे।